हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का हमारी इस एक ऐसी वीडियो में जिसके अंदर आप सभी लोगों को हर एक चीज पता चल जाएगी। किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो भी कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, हर एक उस चीज के बारे में मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। बस शुरू से लेकर एंड तक इस पूरी वीडियो को देख लेना, दोबारा एपी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंशन काहे को लेते हो, चाहे फिर हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, सभी कुछ हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनको भी बता दीजिएगा कि ये सारी की सारी चीजें केल्विन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा ये वन शॉट, ये आलिशान वन शॉट, ये जबरदस्त वन शॉट, ये वन शॉट जो आप लोगों के इस एपी चैप्टर को यहां से यहां लेकर के जाने वाला है बच्चों। तो आखिरकार हम इसमें ऐसा क्या करने वाले हैं, आखिरकार हम इसमें ऐसा क्या समझने वाले हैं और क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं, मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा और बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक की हर एक कहानी को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि एक जीरो कैसे बना हीरो इस एपी चैप्टर का। तो सबसे पहले उस एक हर एक बच्चे को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, हर एक उस एक्सपेक्ट के ऊपर हम लोग यहां पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों को, एक वर्ड होता है बच्चों सीक्वेंस और एक वर्ड होता है बच्चों सीरीज। ये दो वर्ड होते हैं, ठीक है ना, ये दो वर्ड होते हैं। इन दोनों के दोनों वर्ड्स में काफी डिफरेंस है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये दोनों के दोनों वर्ड सेम है, बट नहीं, ये सेम नहीं है बच्चों। एक्चुअल में होता क्या है, जब कभी भी कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो किया जाता है बच्चों, तो वो पैटर्न जो नंबर्स बनाता है, जो नंबर्स कलेक्टिवली लेकर के आता है, उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं कि ये एक सीक्वेंस है। अगर कोई भी पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा होता है तो, और अगर वो जो पैटर्न होते हुए दिख रहे हैं, जो फॉलो होते हुए दिख रहे हैं, अगर उन्हीं में बीच में अगर हम प्लस का साइन कर दें, उनको क्या बोल देते हैं हम, सीरीज। मतलब कहने का ये है क्या सर कि आप ये कहना चाहते हैं हमसे कि यहां पे लिखा है 2, यहां पे लिखा है 4, यहां पे लिखा है 8, यहां पे लिखा है 10, इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि इन सब में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, 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 ये कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। और इसी पैटर्न को बच्चों अगर मैं यहां पे लिख दूं कि 2 प्लस में, 4 प्लस में, 6 प्लस में, 8 प्लस में 10, ठीक है, जब मैं इसको बच्चों ऐसे लिख रहा हूं, देन आई यूज्ड टू कॉल इट सीरीज, और मुझे इसको क्या कहना है बच्चों, सीक्वेंस कहना है। यानी कि मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं आप लोगों से कि सीक्वेंस है कि जहां एक पैटर्न दिख रहा है, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जिनके बीच में कोमा लगा हुआ है, कोई प्लस का साइन नहीं है उसमें, तो उसको मैं बोलता हूं सीक्वेंस। लेकिन वहीं अगर कोई सीक्वेंस मुझे दिया गया है, लेकिन उसमें जितनी भी टर्म्स हैं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, उसमें जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं, अगर मैंने उन्हें प्लस से ऐड कर दिया तो मैं उसे क्या बोलता हूं बच्चों, सीरीज बोलता हूं। दोबारा से, आप लोग घर पे बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, ट्यूशन में बैठे हैं, किसी और के घर पे बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, बरामदे में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, यस सर मेरे साथ बोलते चलना। वही कॉन्फिडेंस दिलाता है मुझे भी और वही कॉन्फिडेंस दिलाएगा आपको भी कि हां सर मुझे तो बात समझ में आ गई। तो यानी कि इसे बोलते हैं बच्चों क्या, सीक्वेंस, और इसे बोलते हैं बच्चों क्या, सीरीज। क्लियर हो गई कहानी? बहुत बढ़िया सर, क्लियर हो गई मुझे। यानी कि बच्चों अगर मैंने कभी ऐसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 लिख दिया तो कहीं आप चौंक तो नहीं जाएंगे, अरे सर इनके बीच में तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसके बीच में सर 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसके बीच में 4 आ गया और इसके बीच में फिर से 2 का आ गया, सर ये तो कोई पैटर्न नहीं बना। लेकिन बच्चों अगर आप प्यार भरी निगाहों से देखें, दिल से देखें अगर आप इसे, तो आपको पता चलेगा बच्चों ये तो प्राइम नंबर हुए ना। ये भी तो एक पैटर्न हुआ कि मैंने सिर्फ एक जगह पर प्राइम नंबर्स को लिखा, ये भी तो एक पैटर्न हुआ ना, मैंने सिर्फ प्राइम नंबर को लिखा, और इन्हीं प्राइम नंबर्स को अगर मैं सब में करके लिख दूं तो ये भी क्या बन जाएगी, एक सीरीज। बस इतनी सी बात है, इतनी सी गल्ला है बच्चों। तो देखो, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन बच्चों लड़ाई सीक्वेंस की नहीं है, देयर इज नॉट अ लड़ाई ऑफ सीक्वेंस। यहां पर तो बात हो रही है कि तुम्हें ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, लेकिन तुम पढ़ने तो लाला जी ये वाले थे, तुम यहां कहां पहुंच गए, तुम सीक्वेंस और सीरीज की बात ही क्यों कर रहे हो भाई? मैं वही बताना चाहता हूं। देखो सीक्वेंस ये भी है, सीक्वेंस ये भी है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइप का बच्चों सीक्वेंस है।
किसी पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंस में अगर ऐसा दिख रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में यहां पर भी डिफरेंस वही है, 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 यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, घर पे बैठ के बोलना है, यहां पर कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं सीक्वेंस तो बहुत होते हैं, सीक्वेंस तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा सीक्वेंस जिसमें मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाए, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में मुझे हर बार सेम नंबर मिल रहा होगा। भाई देखो, डिफरेंस 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 डिफरेंस, लेकिन जितना इसी में है, जितना इसमें उतना ही इसमें, उतना ही इसमें उतना ही, यानी कॉमन 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 कॉमन, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में, यानी कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को ही मैं क्या बोलता हूं, एपी बोल रहे हैं। समझ गया तुम, एपी बोल देता हूं। प्रोग्रेशन क्यों बोल, सर अर्थमेटिक समझ में आ गया कि आप इस सीक्वेंस को अर्थमेटिक बोल रहे हैं। प्रोग्रेशन क्यों बोल रहे हैं आप इसको, क्योंकि बच्चों ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, जो भी जिस तरीके का भी ये पैटर्न है उसमें ये प्रोग्रेस करता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए, समझ गए बच्चों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर कि जब कभी एक सीक्वेंस ही मिला है अभी, ठीक है जी, सीक्वेंस ही मिला, मैंने हालांकि आपको एपी बता दिया यहां पर, लेकिन फिर भी मैं अभी आगे भी समझाऊंगा थोड़ा और, लेकिन अभी मैं सिर्फ सीक्वेंस की बात करता हूं। यहां पर वो हमसे बोल रहे हैं व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। भाई सीक्वेंस में हमेशा आपको एक पैटर्न, मैंने क्या बोला आपको, वो पैटर्न बताता है, उसी पैटर्न पर सारे नंबर वहां पर चल रहे होते हैं। तो अब यहां पर अगर वो मुझे पैटर्न बता रहा है, और nth टर्म का पता चलना ही आपका क्या पता चलना होता है, पैटर्न। भाई देखो, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि आप ऐसे ऐसे नंबर लिखना, तो आप नंबर्स लिख दो, वो नंबर सीक्वेंस हो गए, लेकिन नंबर लिखने का तरीका तो वो पैटर्न हुआ ना। जैसे यहां पर इन्होंने मुझे ये वाला पैटर्न दिया है, इसको बच्चों मैं क्या बोलूंगा, इसको आप ध्यान से समझना, मैं इसको बच्चों बोलूंगा पैटर्न। ये पैटर्न मिला है मुझे इसी पैटर्न में लिखनी है। मैं अपनी पहली टर्म लिखूं, मैं अपनी दूसरी टर्म लिखूं, मैं अपनी तीसरी टर्म लिखूं, मैं अपनी चौथी टर्म लिखूं, मैं इसी पैटर्न में लिखूंगा। लेकिन उन्होंने मेरे से बस सिर्फ क्या पूछा है, देखो ये चीज, देखो इसका मतलब an, यानी कि बच्चों ये क्या होता है, ये होती है बच्चों आपकी nth टर्म। ये क्या होती है बच्चों आप लोगों की nth टर्म होती है। ये है बच्चों मेरी nth टर्म। अब मुझे क्या करना है यहां से, अब एक एक करके समझते हैं। यहां पर मुझे सिर्फ 5 निकालना है, यानी कि मुझे पांचवी टर्म निकालनी है। पांचवी टर्म निकालने का मतलब ये है कि मुझे n की जगह पर बच्चों 5 रखना है। n की जगह पर बच्चों मुझे क्या रखना है, 5 रखना है। जब मुझे बच्चों n की जगह पर 5 रखना है, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, मैं n की जगह पर 5 रखना है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 5 प्लस में 2। तो 5 प्लस में 2 बच्चों अगर यहां पे लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर 7 आ जाएगा। कहानी खत्म हो गई, यानी कि सर पांचवी टर्म ये हो गई। हाँ बच्चों, पांचवी टर्म ये हो गई। अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे बच्चों, तो मुझे A5 निकालना है, तो मैं A5 को बच्चों क्या बोलूंगा यहां पर 5 माइनस 1 अपॉन में यहां पर कितना दे रखा है बच्चों, 2 दे रखा है। तो यानी कि कितना आ जाएगा यहां पर 4 अपॉन में 2 आ जाएगा, कट डाउन किया इसको, यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी, बोलो यस सर, यस सर। अच्छा, इसी के साथ बच्चों A3 भी दे रखा है, तो मैं A3 यहां पे कैलकुलेट करता हूं। तो यहां पर कैसे लिखूंगा, 3 माइनस 1 अपॉन में बच्चों कितना आ जाएगा 2, यहां बचा 2 अपॉन में 2, कट डाउन किया इसको, कितना आ गया बच्चों, यहां पर 1 आ गया। क्लियर हो गई कहानी, बिल्कुल सर क्लियर होती चल रही है, मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है जी, यहां पर बात करते हैं अगले वाले के बारे में। an कितना दे रखा है बच्चों, 3n प्लस 1। क्या पूछा है, फर्स्ट 5 टर्म्स। आइए बच्चों, यानी कि पहले मुझे A1 निकालना पड़ेगा। तो n की A1 निकालने का मतलब यह है कि मुझे पहली टर्म निकालनी है। पहली टर्म का मतलब क्या है बच्चों, मुझे n की जगह पर 1 रखना है। ठीक है, तो आइए जरा यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू में 1 प्लस में 1, यानी कि आप लोगों के पास आ जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू में बच्चों 4 आ गया। ओके, फिर यहां पर बच्चों A2, यानी कि 3 इंटू में 2 प्लस में 1, यहाँ कितना आ जाएगा 6 प्लस में 1, यानी कि कितना आ जाएगा 7। A2 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 7। ओके, यहाँ आ गया बच्चों A3, फिर 3 इंटू में 3 प्लस में 1, यानी कि 9 प्लस 1, यानी कि बच्चों A3 कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए आगे की बात करते हैं। A4, तो A4 में कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 1, यानी कि 12 प्लस 1, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 13। ओके, A5 बच्चों, A5 यानी कि 3 इंटू 5 प्लस में 1, यानी कि 15 प्लस 1,
यानी कि A5 बच्चों कितना आ जाएगा 16। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने एक एक चीज यहाँ पर निकाल करके रख दी, आपको एक एक चीज यहाँ पर पता चल रही है। भाई देखो फर्स्ट 5 टर्म्स बोली उसने, तो शुरू की 5 टर्म यानी कि A1 A2 A3 A4 A5, कोई सी भी टर्म निकालो n की वैल्यू उतनी ही रखनी है इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों कि अगर मुझे कोई पैटर्न दिया जाता है, ये जितनी भी ये जो nth टर्म निकाल के दी गई है ना, nth टर्म का फॉर्मूला मींस मुझको पैटर्न दे दिया तुमने, जो सीक्वेंस मुझे निकालना है उसका। क्लियर हो गई कहानी, बहुत बढ़िया। अब और आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि अगर और भी कुछ आ गया मतलब, तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं और भी कुछ कैसा है। ऐसा देखो, लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय, एक सीक्वेंस है जो कि डिफाइन करना है। जैसे मान लीजिए A1 है, आप लोगों के पास 1 दे रखा है, और इसी के साथ मैं बता दूं आपको A2 भी आप लोगों को क्या दे रखा है बच्चों, 1 दे रखा है। ये बात इन्होंने गिवन कर रखी है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ना AN की बात करता हूं मैं, AN की बात करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा AN-1 प्लस में AN-2 हो जाएगा बच्चों। ये वाली बात मैंने बोला कि हाँ जी आप ये कहते हैं। अब अगर यहाँ पर बात को समझे हम लोग, तो वो क्या कहना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर n लिखा हो, यानी कि जो भी यहाँ पर nth टर्म लिखी हो, यहाँ पर उससे एक कम लिखी हो, यहाँ पर उससे एक और कम लिखी हो। कहने का मतलब क्या है, देखिए जरा, n की वैल्यू वो 2 से ज्यादा रखने को कहते हैं। क्यों रखने को कहते हैं, क्योंकि n=1 और n=2, ये तो दोनों के दोनों इन्होंने लिख ही दिए, A1 और A2 तो इन्होंने लिख ही दिया बच्चों। ये जो चीज है ये तो इन्होंने लिख ही दी है। लेकिन इसी के साथ बच्चों अगर मैं तुम लोगों से कुछ और भी बात करना चाहूं या कुछ और भी बताना चाहूं, तो n की वैल्यू वो 2 से बड़ी बोल रहा है, तो इसका मतलब 3 से शुरू करनी पड़ेगी। यानी कि बच्चों अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूं, तो यहाँ पर क्या है, इससे एक कम यानी कि A2 यहाँ आ जाएगा, इससे 2 कम यानी कि यहाँ पर A1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर मैं A4 रखने को बोलूं, तो इससे एक कम यहाँ पर हो गया और 2 कम बच्चों यहाँ पर हो गया। अगर बच्चों मैं A5 रखने को बोलूं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर A4 हो गया और यहाँ पर A3 हो गया। क्या ये बात मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो आइए जरा इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। A4 तक ही जाना है वैसे तो मुझे, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पर जरा देखना रखते हैं A1 और A2 बच्चों। अगर मैंने A1 और A2 की अगर मैं बच्चों यहाँ पर बात करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, A1 और A2 की अगर मैं बात करूंगा तो 1 + 1 = में 2 हो जाएगा। यहाँ पर A3 कितना है बच्चों, मेरे पास 2 है, और A2 कितना है मेरे पास 1 है, तो यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 भी निकाल देते हैं। A4 कितना है बच्चों, 3 है, और A3 कितना है बच्चों, यहाँ पर A3 कितना आया मेरे पास, 2 आया है, और A4 कितना आया मेरे पास, 3 आया। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लीजिए बच्चों, यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। यानी कि A1 A3 A4 A5 ये भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया। मतलब जो भी मेरे से बोला जाएगा मैं वो यहाँ पर कर दूंगा, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा। अगला सवाल बच्चों, अगले सवाल से पहले जो कि मैंने आप लोगों को AP बताई, उसी AP के बारे में यहाँ पर बातचीत चल रही है। वो यहाँ पर कहते हैं कि 3 में अगर 3, देखो यहाँ पर 3 में 3 जोड़े तो ये आ गया, 3 में 3, फिर इसमें 3 जोड़े, फिर इसमें 3 जोड़े, तो इतना आ रहा है। मतलब कहने का बस एक छोटा सा सार है, छोटा सा मतलब है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। यहाँ वो क्या मतलब है कि कभी भी आप कोई भी सीक्वेंस लिखते हैं, आपको पहली टर्म की जरूरत हमेशा पड़ेगी बच्चों। अदर AP लिखने के लिए कह रहा हूं मैं, कभी भी आप लोग कोई सी भी टर्म, मतलब ये चीज तो आपको हर वक्त चाहिए। द मोस्ट कॉमन नेसेसरी थिंग्स, मतलब जो मोस्ट नीडेड है, जो मोस्ट नीडेड है, जो बिल्कुल ही एकदम जरूरी चाहिए ही चाहिए आपको, वो 2 चीजें हैं। पहली चीज, अगर आपको फॉर AP की बात कर लेते हैं, AP भी क्योंकि एक तरीके का एक सीक्वेंस ही है, तो सबसे पहली चीज तो बच्चों आप लोगों को एक चीज चाहिए जो कि है फर्स्ट टर्म। और मैं फर्स्ट टर्म को बता दूं कि वो A से भी डिनोट की जाती है। फर्स्ट टर्म को आप A1 कहते हैं, लेकिन उसे आप लोग ये भी कह सकते हैं A से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा महत्वता है आगे चल करके, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएंगी चीजें। अब मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि यहां पर मुझे फर्स्ट टर्म की बात करनी है, फर्स्ट टर्म तो मेरे पास बच्चों कितनी आ रही है, A आ रही है। अब मैं यहीं पर आप लोगों को बात को समझाने की और दिमाग में बिठाने की पूरी कोशिश करता हूं आप लोगों के। देखो यार, कभी भी कोई भी सीक्वेंस है, आपको पहली टर्म पता चल जाए, जैसे अभी आप बोलेंगे सर आपको अगर फॉर्मूला पता होता है तो आप डायरेक्टली 5वीं टर्म निकाल लेते, 4थी टर्म निकाल रहे थे। यहां पर क्या दिक्कत आ गई आपको, यहां ऐसी क्या दिक्कत आ रही है आपको, देखो जरा सुनो। AP की बात हो रही है। AP क्या करता है कि जो चीज इसमें ऐड हो रही है, फिर इसमें भी वही ऐड करके अगली टर्म आ जाएगी, फिर इसमें भी वही ऐड करके, जैसे 3 है, या फिर मुझे यहाँ पर 3 है, अब मुझे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है, तो 3 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो इस वाली टर्म पे पहुंच जाऊंगा, फिर इसमें 3 जोड़ दूं तो यहाँ पहुंच जाऊंगा। लेकिन बच्चों दूसरी टर्म पे पहुंचने के लिए पहली टर्म तो पता होनी चाहिए ना मुझे। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं 2, 2, 5, 8 और 11, मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब मुझे पता चल रहा है कि इसमें 3 ऐड हुआ है, इसमें भी 3 ऐड हुआ है, इसमें भी 3 ऐड हुआ है, मुझे ये बात पता चल रही है, मैं मना नहीं कर रहा इसमें। लेकिन बच्चों इसमें 3 ऐड करना है, ये ही नहीं पता होगी तो किसमें 3 ऐड करके दूसरी टर्म पे पहुंच जाऊंगा। तो शुरुआत के लिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए ही चाहिए, और फर्स्ट टर्म को हम लोग बच्चों किससे डिनोट करते हैं, ए से। ओके, अब आपको पता है कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3, इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है 3, इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है 3। तो एक बात तो समझ में आ गई कि यहां पर डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस बच्चों क्या है, कॉमन है ये डिफरेंस तो भाई। तो इसे क्या बोलते हैं आप, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को आप बच्चों किससे डिनोट करते हैं, डी से। यानी कि दूसरी जो सबसे बढ़िया चीज है वो क्या है बच्चों, आपके पास कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डी से डिनोट कर देते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। ए और डी मुझे यहां पर मिल जाएगा। अब मैं और क्या करूं, मुझे और भी चीजों को समझना है यहां पर। देखो बच्चों एक एक करके हम लोग हर एक चीज को समझेंगे, आप लोग इस बात के लिए पूरे तरीके से निश्चिंत रहिए। अब मैं आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ता हूं, आप लोगों को कुछ और भी चीजें दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों एक एपी दी गई है, यहां पर सारे फिल्म स्टार्स हमने उतार दिए, ठीक है ना, उनकी हाइट के अनुसार। तो अगर मैं यहां पर बच्चों एक एपी की बात करूं तो अगर एक एपी दी गई है तो उसमें पहली टर्म है, एपी दी गई है आपकी, पहली टर्म है आपकी, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, पांचवी टर्म है, ऐसे ही तो है। अब बच्चों अगर एक बात बताओ मुझे कि मुझे इससे इस वाली टर्म पर जाना है तो मुझे इसमें डी ऐड करना है, इसमें भी बच्चों मुझे एक बार और डी ऐड करना है, इसमें भी एक बार डी ऐड करना है, इसमें भी एक बार डी ऐड करना है। अब मान लो मेरी ये पहली टर्म तो ए ही होती है, मैंने फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया है, ए से डिनोट किया है। मुझे अगली टर्म चाहिए तो मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों, एक डी ऐड कर दूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस डी। इससे भी अगली टर्म चाहिए तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसमें एक और डी ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस में 2d हो जाएगा। एक और नेक्स्ट टर्म चाहिए तो बच्चों क्या करूंगा, इसमें भी डी ऐड करूंगा, तो ए प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 3d हो जाएगा। एक और नेक्स्ट टर्म चाहिए तो क्या करूंगा, ए प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, 4d हो जाएगा। एक और चाहिए बच्चों तो क्या हो जाएगा, ए प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, 5d हो जाएगा। एक और चाहिए बच्चों तो क्या करूंगा, ए प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, 6d हो जाएगा। इस बात को और अच्छे से समझते हैं यहाँ पर, इस बात को और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ यहाँ पर बच्चों आप लोगों को। देखो ये क्या है बच्चों, हमारी पहली टर्म है a1 है, ये क्या है बच्चों a2 है, ये क्या है बच्चों a3 है, ये क्या है बच्चों a4 है, ये क्या है बच्चों a5 है, ये क्या है बच्चों a6 है, ये क्या है बच्चों a7 है, ठीक है। अब ये बात मुझे पता चल रही है कि इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, यानी कि मैं अगर a2 माइनस, देखना जरा यहां पर, मैं यहां पर लिखता हूं, अगर बच्चों मैं a2 माइनस a1 कर दूं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, अगर मैं a2 माइनस a1 कर दूं तो बच्चों मेरे पास कितना आ रहा है, d आ रहा है। यानी कि अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना हो किसी भी एपी में तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस करके, यानी कि शुरू की दो टर्म को ही माइनस कर दूंगा तो डी निकल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इन दो को कर दीजिए, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, a3 माइनस a2 कर सकते हैं, तब भी डी आ जाएगा। आप a4 माइनस a3 कर सकते हैं, तब भी डी आ जाएगा। आप a5 माइनस a4 कर सकते हैं बच्चों, तब भी डी आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें में से आप कुछ भी कर लीजिए, आपको डी मिल जाएगा। तो सर आपने मुझे डी निकालने का तरीका भी बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि ए क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपने मुझे बता दी। अब मैं इसके साथ आप लोगों को एक नोट भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सर नोट की बात आप कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर पैसा देने वाले हैं क्या आप मुझे? हाँ बच्चों, कर कर आ रहे नोट दूंगा मैं आपको, यहाँ पर कर कर आ रहे नोट दूंगा, 2-2 हजार वाले। अब सुनो मेरी बात, कितने काम की बात बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे आपको। अगर आप लोगों को बहुत बहुत ही कॉमन सी बात है, मैंने अगर यहाँ पर 2 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये 6 दे दिया, सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या ये एक एपी में है? आप बोलेंगे सर ये एक एपी में है, मजा आ रहा है मुझे समझने में, और मैं रजाई डाल करके चाहे गद्दे पे बैठा हूं, चाहे सोफे पे बैठा हूं, कहीं पर भी बैठा हूं बच्चों, ये बात तो कंफर्म हो रही है कि आपको हर एक चीज समझ में आ रही है। जब बच्चों आप ये लिख सकते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको पता है कि आप ये बात कर सकते हैं कि 4 में से 2 गए, या फिर आप ये कहते हैं 6 में से 4 गए, ये दोनों बातें बराबर हैं, क्योंकि ये आपने क्या लिखा है, a2 माइनस में a1, और ये क्या लिखा है आपने, a3 माइनस में a2, यही बात तो लिखी है। और a2 माइनस a1 भी d होता है, और a3 माइनस a2 भी क्या होता है बच्चों, यही होता है। ये बात बिल्कुल बराबर है सर, और आ भी रहा है क्या, यहाँ से भी 2 आ रहा है बच्चों, और यहाँ से भी 2 आ रहा है, आएगा भी क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 ही है। अब यहाँ पर जरा एक बात सुनना बच्चों, इस a2 को अगर मैं इधर ले आऊँ और इस a1 को वहां भेज दूँ
तो मेरे पास यहाँ पर 2 A2 हो जाएंगे और वहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, A1 प्लस में A3 हो जाएगा। क्या ये बात मैंने बिल्कुल सच्ची बोली है बच्चों? ये बात जो है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है कि नहीं है? तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ A2 इज इक्वल टू में A1 प्लस A3। यानी कि बच्चों कभी भी आप लोगों को ऐसा बोला जाए कि ABC ये सब किस में है बच्चों, AP में है, कभी भी ऐसा बोला जाए अगर आपसे कि ABC किस में है बच्चों, AP में, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि बीच वाली टर्म का दुगना बराबर होता है आसपास वाली टर्म का जोड़ के। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान में रखेंगे कि 2B इज इक्वल्स टू में A प्लस C हमेशा होगा। पहली बात हो गई, चलिए बहुत अच्छी बात हो गई, यहां पर समझ में आ गई आप लोगों को। अब एक और नोट लिखता हूं बच्चों मैं, यहां पर नोट वाली बात है बच्चों, ये भी समझ लेना यहां पर ध्यान से। सब बोलोगे सर सब कुछ इसी पेज पे पढ़ा दोगे? हाँ बच्चों, जितना मैक्सिमम भी मैं एक जगह लिख सकता हूं, क्योंकि आप लोगों का फोकस इसी स्क्रीन पर है। दीपिका पादुकोण यहाँ पर हैं, आलिया भट्ट यहाँ पर हैं। अगर आप लोगों का फोकस यहीं पर बना हुआ है, अगर लड़कियां देख रहे हैं आमिर खान यहाँ पर है, सलमान खान यहाँ पर है, सबका फोकस यहीं पर बना हुआ है, तो क्यों ना इसी स्क्रीन पर पढ़ाया जाए। तो देखो बच्चों, अब यहाँ से अगर मैं आगे की बात करता हूँ और आगे भी पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो वो देखो एक और नोट वाली बात क्या है। ये देखो पहली टर्म थी, यहां पर अगर आप कहें तो डी के साथ 0 लिखा हुआ है। ये दूसरी टर्म थी तो डी के साथ बच्चों 1 लिखा हुआ है। तो ये तीसरी टर्म थी, डी के साथ बच्चों 2 लिखा हुआ है। ये चौथी टर्म थी बच्चों, डी के साथ 3 लिखा हुआ है। ये पांचवी टर्म थी, डी के साथ 4 लिखा हुआ है। ये छठी टर्म थी, डी के साथ 5 लिखा हुआ है। ये सातवीं टर्म थी, डी के साथ 6 लिखा हुआ है। यानी कि बच्चों आप कोई सी भी टर्म निकाल रहे हैं, डी के साथ उससे एक छोटा वाला लिखा है। समझ रहे हो? यानी कि अगर आप यहां पे लिख देंगे A12, यानी कि आप 12वीं टर्म निकाल रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे कि A तो सब में ही लिखा है, प्लस में इससे एक छोटा लिखा हुआ है, यानी कि 11D यहां पर लिखा हुआ है। क्या ये बात मैंने मान सकता हूं? हाँ सर मान सकते हो। लो जी काम हो गया, आप लोगों का एक नया फॉर्मूला बन गया, AN इज इक्वल्स टू में A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। क्या है बच्चों, यही नहीं होता nth टर्म का फॉर्मूला? देख लो, nth टर्म का फॉर्मूला यही तो होता है, A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। यही निकाला हमने। ये चीज भी सीख ली हम लोगों ने, ये चीज भी सीख ली हम लोगों ने। एपी के बारे में भी बहुत कुछ पता चल गया। देखते देखते ही क्या हो गया बताइए, यहां पर देखते देखते ही कितनी सारी चीजें हमें यहां पर समझ में आ गई बच्चों। क्लियर हो गई कहानी? बस हम लोगों ने ये पता कैसे चला, ये पैटर्न से पता चला। पहली टर्म में देखा ए ही था, दूसरी टर्म में देखा A+D है, तीसरी में देखा A+2D है, चौथी में देखा A+3D है, पांचवी में देखा A+4D है। तो पैटर्न पता चल रहा था, तो इसीलिए AN इज इक्वल्स टू में A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D कर दिया हम लोगों ने यहां पर, और यहां पर कहानी इसकी समाप्त हो गई। अब सर इस स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ था, वो आपने पढ़ा नहीं, वो था क्या बच्चों, फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है बच्चों? फाइनाइट एपी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एपी जिसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है, यानी कि वो कहां से शुरू हो रही है ये बात आपको पता है यहां पर, और कहां पर एंड हो रही है ये बात भी आपको पता है यहां पर, यानी कि पहली टर्म भी पता है आपको उसकी और आखिरी टर्म भी पता है आपको उसकी। तो यहां पर ये कहानियां जो होती हैं वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती है, समझ में आ जाती हैं, डाइजेस्टेबल होती हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रही है मुझे, बिल्कुल आपकी हर एक एक बात मुझे समझ में आ रही है कि फाइनाइट का मतलब है कि निश्चित है वो, कि उसकी स्टार्टिंग क्या होती है, उसकी एंडिंग क्या होती है। अच्छा, इनफाइनाइट क्या होती होगी सर? फिर जिसकी बेटा सिर्फ स्टार्टिंग पता है, शुरू में आपको पता है, लेकिन एंडिंग जो है बच्चों वो क्या है, अननोन है। तो आप मुझे कमेंट में बच्चों क्या ये बताएंगे ये कौन है? कमेंट में, लाइव चैट में मत बताना ये, क्योंकि ये प्रीमियर चल रहा होगा और तुम लाइव चैट में बता दोगे, तो तुम इसमें लाइव चैट में मत बताना, ये मुझे कमेंट करके बताना ये कौन है, ये दोनों के दोनों, क्योंकि इन दोनों को निकालने के लिए ही मैंने आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला सिखाया है बच्चों, कि जो टर्म अननोन हो वो टर्म कैसे निकालनी है। यही निकालने का तो फॉर्मूला अभी अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब जब मुझे आखिरी की टर्म्स ही नहीं पता होंगी बच्चों, तो मैं कहां से कर पाऊंगा पता? तो इसीलिए जब आखिरी की टर्म्स ही नहीं पता है मुझे कहां तक जा रही है ये एपी, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट क्या होती है? जिसकी स्टार्टिंग पता हो और ये भी पता हो कहां एंड हो रही है, और इनफाइनाइट का मतलब यह है कि जिसकी एंडिंग ना पता हो, स्टार्टिंग पता हो। एग्जाम्पल के तौर पर 3 का टेबल, अगर आप 3 के टेबल को पढ़ना शुरू कर दें, 10 से भी आगे चले जाएं, तो अंत कहां है नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग कहां से है ये पता है, तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 ऐसे चलता चला जाएगा ये बहुत आगे, लेकिन कहां एंड होगा ये किसी को नहीं पता। क्लियर हो गई कहानी? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों,
और बहुत ही कॉमन बातें अब हम लोगों ने कर ली हैं। यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं। हम लोगों को ए के बारे में पता चल गया है, व्हाट इज ए, ए इज बच्चों अपना फर्स्ट टर्म, ठीक है। व्हाट इज डी बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स होता है ये, एन एन ए। डी क्या होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों ये, ओके। फिर ए एन क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों nth टर्म होती है। ये क्या होती है बच्चों, nth टर्म होती है। ये कुछ चीजें हैं जो हमको यहां तक अभी तक पता चल चुकी हैं। इनके साथ से अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इनके साथ, और इन्हीं का विकास अब हम लोग यहां पर कर देंगे। तो आइए बच्चों, बेसिक्स जो थे वो हम जान चुके हैं, अब हम सक्षम हैं एपी को उधेड़ने के लिए, अब हम सक्षम हैं एपी को पूरी तरीके से समझने के लिए और समझाने के लिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों के पास आ चुके हैं कुछ क्वेश्चंस। अब आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को प्रीवियस ईयर में देखने को भी मिलेंगे, जैसे 2014 में और 12 में पूछे गए हैं सवाल। वो लोग आप लोगों से क्या पूछना चाहते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले वो शो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। सबसे पहले दिखावा करिए, आप लोग दिखावा करिए। किस बात का दिखावा है, दिखावा करना है बच्चों की ये एक एपी दे रखी है। दूसरी बात क्या है बच्चों, वो आप लोगों से पूछते हैं कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, और किसी की भी मतलब नेक्स्ट टर्म बता दीजिए, इसकी अगली जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो बता दीजिए। देखिए यार, अब एक बड़ी सिंपल सी कहानी है। अंडर रूट में 7, देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, इसके अलावा तो और ये कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट में 28 की बात करूँ तो 28 को बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 28 को बच्चों आप लोग लिख सकते हैं 7 इंटू में 4, और 4 को अगर बच्चों आप रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, रूट में 7 हो जाएगा। वहीं अगर बच्चों आप 63 की बात करेंगे तो 7 इंटू 9 आ जाएगा। अगर बच्चों आप 9 को बच्चों बाहर निकालते हैं इसमें से तो कितना आ जाएगा, 3 रूट 7 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास पहली टर्म, एक टर्म तो आ गई रूट 7, अगली टर्म आ गई 2 रूट 7, और उससे अगली टर्म आ गई बच्चों 3 रूट 7। यानी कि मुझे लगता है अब आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बड़ा ही इत्मीनान आ गया होगा कि लीजिए सर ये तो बिल्कुल हलवा सवाल बन गया कि पहले तो 1 रूट था, फिर 2 रूट 7 आ गए, फिर 3 रूट 7 आ गए। तो इसी सीक्वेंस को अगर आगे बढ़ाया जाए तो अगला क्या हो जाएगा, 4 रूट 7 हो जाएगा। सभी में एक एक रूट 7 जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जो हर टर्म में बढ़ रहा होता है उसी को तो बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल सही बोला। यानी कि हमारा जो सी डी है यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो रूट 7 है हमारा। अगली टर्म हमने लिख दी है, और क्योंकि सभी में गैप जो है वो रूट 7 का मिल रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये एक एपी है। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गई कहानी। अच्छा दूसरे वाले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अंडर रूट में कितना दे रखा है, यहाँ पर 18 दे रखा है। इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 इंटू में 9 लिख सकते हैं। 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 रूट 2 लिख सकते हैं आप। इसको कोई दिक्कत है आप लोगों को, नहीं है सर जी। अच्छा अंडर रूट में कितना दे रखा है बच्चों, 50 दे रखा है। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पर 25 इंटू में 2 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 25 का रूट कितना, 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, तो 5 रूट 2 आ गया बच्चों। क्लियर हो गई कहानी। अगला बच्चों कितना है, 98 दे रखा है। 98 को बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 98 को आप लिख सकते हैं 49 इंटू में 2। 49 बच्चों किस 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है यहाँ पर, और रूट में 2 आ गया। ठीक है जी, ये कहानी हो गई। यानी कि जो आपको डराने के लिए दे रखे थे वो तो एक्चुअल में ये है। अब अगर बच्चों हम लोग बात करें तो हम लोग a2 माइनस a1 कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 5 रूट 2 माइनस में 3 रूट 2 कर लेते हैं। यानी कि 5 रूट 2 में से अगर 3 रूट 2 को माइनस कर दिया गया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा बच्चों। अगर मैं यहाँ पर a3 माइनस a2 कर दूं बच्चों, यानी कि 7 रूट 2 माइनस में 5 रूट 2 कर दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 तारा ररा। तो यानी कि मुझे तो यहाँ पर सेम सेम दिख रहा है, तो अब क्या हो गया बच्चों, इसकी सेम हो गई। तो बच्चों अगर मुझे अगली टर्म निकालनी है, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि ये एपी है ये तो पता चल गया क्योंकि ये सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। 5 रूट कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों सेम आ रहा है यहाँ पर, तो बार बार इसमें 2 जुड़ रहे हैं, इसमें भी 2 जुड़ेंगे। अब इसमें 2 जोड़ोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 9 रूट 2 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी की नहीं हो गई। इसमें बच्चों आगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 रूट 2 आ जाएगा। यहीं पर इस सवाल को हम लोग यहाँ पर अंत करते हैं। इस सवाल की आखिरी सांसें यहीं तक थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वाजीवा, बहुत ही बढ़िया सवाल, 2014 में पूछा गया सवाल है। तो वो किस तरीके का सवाल पूछा गया है आप लोगों से, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इसको यूज करना है जरा देख लेते हैं। ए बी की वैल्यू पूछ रहे हैं वो हमसे। तो आपके पास क्या है बच्चों, ए दे रखा है, 9 दे रखा है, बी दे रखा है बच्चों आप लोगों को, और यहाँ पर 25 दे रखा है, और कह रखा है कि ये एक एपी में है।
आप 2014 में पूछा गया सवाल था ये बच्चों। मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक कुछ बात बताई थी कि कभी भी अगर आपको ए बी सी तीन जो चीजें हैं अगर ये आपको बच्चों एपी में दे रखी होती हैं तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि 2 टाइम्स ऑफ बीच वाला इज इक्वल्स टू में साइड वालों का सम। ये चीज हम लोगों को यहाँ पर पता चलती है। तो आइए जरा यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोगों के पास देखिए ये 9 दे रखा है। अगर आप इन तीनों टर्म्स को उठा लें, ये तीनों भी एपी में ही होंगी ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे मेरे पास 9 है, बी है और 25 है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू में 9 प्लस में 25 आ जाएगा। यहाँ देखूंगा तो 2b इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बच्चों 34 हो जाएगा। तो अगर इसे ये कट कर देगा तो यहाँ 17 आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 17 हो गई। क्लियर है कहानी? बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा इसका मतलब तो ये सर ए हो गया 9 हो गया, फिर ये 17 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया बच्चों ये 25 हो गया आप लोगों के पास। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे पता कर लेते हैं ये ए क्या रहेगा। तो जरा देखिए इन तीनों को उठा लीजिए। तो ए 9 और 17, बीच वाले को बच्चों दुगना कर दो, इधर वालों का सम कर लो। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है ना, ये 18 हो गया आप लोगों के पास बीच वाले का। तो यहाँ ए प्लस में कितना आ रहा है बच्चों आप लोगों के पास 17 आ रहा है। तो 17 आ रहा है, ये यहाँ चला गया बच्चों, तो 18 माइनस 17 हो जाएगा इक्वल्स टू में ए। तो बच्चों ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है। ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है यहाँ पर 1 आ रही है। दिस इज योर आंसर। ए की वैल्यू भी पता चल गई बच्चों यहाँ पर आप लोगों को, और बी की वैल्यू भी पता चल गई। ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 17। अगर वेरीफाई करना चाहते हो खुद को कि ये ठीक है या नहीं है तो ऐसे कर सकते हो। ए 17 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 17 हो गया, ये और 25 हो गया। ये इसमें देखो 8 जुड़ रहा है, इसमें भी 8 जुड़ रहा है, इसमें भी 8 जुड़ रहा है, यानी कि एक परफेक्ट एपी बन रही है। यानी कि जो आपने करा है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये एक एपी ही थी। और एपी की पहचान क्या होती है कि सेम ही टर्म जो है वो सब में ऐड हो रही है, सेम ही नंबर जो है वो सब में ऐड हो रहा होता है। क्लियर हो गई कहानी? चलिए थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली हैं। अच्छा बच्चों अब मैं कुछ चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूंगा, हालांकि बीच में भी आएंगी चीजें तो मैं बताता चलूंगा। कभी भी आप लोगों को बोला जाता है कि कुछ टर्म्स को मतलब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स बोली जाती हैं। जब कभी भी आप लोगों को जैसे बोला जाए कि लेट 3 टर्म्स, या फिर कोई बोले आपसे लेट 5 टर्म्स, सिर्फ 5 टर्म्स की बात हो रही है। अगर कभी भी 3 टर्म्स की बात हो तो आप किस तरीके से टर्म्स लेंगे? आप ए ले लीजिए, आप ए प्लस डी ले लीजिए और आप ए माइनस डी ले लीजिए। इस तरीके की टर्म्स ले लीजिए। अगर 5 की बात करें कोई तो आप क्या करें, ए ले लीजिए, यहाँ पर ए प्लस डी ले लीजिए और ए प्लस 3d ले लीजिए। यहाँ क्या कर सकते हैं आप ए माइनस डी ले लीजिए और ए माइनस 3d ले लीजिए। आप इस तरीके से कर लीजिए। मतलब कुल मिला के कहने का जो सेंस रहता है वो ये रहता है कि इन सबको जोड़ करके ना सिर्फ ए बचेगा, क्योंकि सम की बात करेंगे अगर वो तो यहाँ से आपका एक वेरिएबल गायब हो जाएगा और कुछ नहीं करते हो। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है बच्चों, अगर आप चाहें इवन नंबर जैसे 4 टर्म्स चाहिए आपको तो आप क्या करें, आप करें ए प्लस 2d हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ए माइनस 2d हो जाएगा। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ए प्लस में डी आ रहा है और ए प्लस में यहाँ पर 2d भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस में डी यहाँ पर लिख लीजिए और ए माइनस में 2d आप यहाँ पर लिख लीजिए। दैट्स ऑल। अब इस तरीके से कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ से डी का डी में 2d में डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे 2d इधर चाहिए होंगे। तो यानी कि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पर 3d चाहिए होगा, क्योंकि 2d जुड़ेंगे इसमें भी 2d आएंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो इन सब में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से एक डी जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 2, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से देखें तो ए इसमें एक डी जोड़ा तो ये आया, फिर डी जोड़ा तो ये आया, इसमें से एक डी निकाला तो ये आया, फिर एक और डी निकाला तो ये आया। यहाँ पर देखो बच्चों इन सब के बीच में जो गैप है वो 2d का गैप है, वही 2d के गैप को ही मेंटेन रखा है मैंने यहाँ पर। देख लीजिए, कोई भी आप डी माने उसमें ये तो ध्यान ही रखें कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन रहे सब में। यहाँ पर भी देखिए ए डी इसमें जोड़ा, एक डी इसमें जोड़ा, इस तरीके से जो है वो चीजें यहाँ पर चलेंगी बच्चों। ध्यान रखें सबके सब। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नो सर, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर 4 टर्म्स मान ली, 3 टर्म्स मान ली, 5 टर्म, इससे ज्यादा आप लोगों से टर्म मानने की वो जरूरत नहीं करेगा। तो इन चीजों को बस, ये कुछ बेसिक था, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि मैं हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पर लिखता चलूँ, इस वजह से हर एक चीज बताता चल रहा हूँ। ओके ओके,
चलिए आगे की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं, यहाँ पर पता लगा लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने हमसे बोली हैं। पहली चीज़ बच्चों कि कॉमन डिफरेंस निकालने के आपको a2 माइनस a1 इस तरीके की चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a n इज इक्वल्स टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, लास्ट से अगर हम लोग टर्म निकालते हैं तो बच्चों ये फॉर्मूला रहता है, इस फॉर्मूले को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये मैं बता चुका हूँ आपको। 2b इज इक्वल्स टू में a प्लस सी, ऐसे होता है ना, a b c अगर AP में है तो बीच वाले का दुगना कर दो और साइड वालों का सम कर दो, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब आइए जरा मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को आखिर से कैसे करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूं कि L जो होती है बच्चों वो एक लास्ट टर्म होती है। क्या होती है? लास्ट टर्म होती है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूँ कि यहाँ पर मेरे पास A है, फिर मेरे पास A प्लस D है, फिर A प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2D हो जाएगा, इस तरीके चलते चलते जो लास्ट वाली टर्म है उसको मैं L बोलूँगा। L बोल रहा हूँ लास्ट टर्म को, या फिर आप इसको वैसे इसको लिखा जो जाता है वो ये लिखा जाता है, ठीक है ना, यही लिखा जाता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बच्चों क्या करता हूँ, देखिए अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं, फ्रॉम स्टार्ट, ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम स्टार्ट अगर आप लोग देखते हैं चीज़ों को तो आपको क्या पता चलता है, कोई सी भी nth टर्म निकालनी होती है आप डायरेक्टली फॉर्मूला लग देते हैं a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म ये दिख रही होती है, d आपको यही d आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस d आ रहा है, आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर टर्म आखिरी से निकालने की बात होती है ना, तो ये जो लास्ट टर्म होती है यही आपकी फर्स्ट टर्म बन जाती है, जो आपकी लास्ट टर्म होती है वही आपकी अब फर्स्ट टर्म बन जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, अगर आप यहां से जाएंगे तो आपके लिए a कितना हो जाएगा 2, आपके लिए बच्चों d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही चल रहा है आप लोगों के लिए। अब मैं आपसे बोलता हूं आप मुझे चौथी टर्म निकाल के दिखाओ, तो यहां से आप चौथी टर्म निकाल लेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर आप एंड से देखें तो एंड से बच्चों ये वाली जो टर्म है ये तीसरी टर्म है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप एंड से जाते हैं तो आपकी फर्स्ट टर्म तो आपकी लास्ट टर्म हो गई। अच्छा, जो कॉमन डिफरेंस था बच्चों अब वो d से ना होकर के माइनस का d हो गया। देखो ए यहां पर 2 था, ए तो देखो चेंज हो गई होगा। अगर आप स्टार्टिंग से ए देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म देख रहे हैं तो आपको 2 दिख रहा था, लेकिन अगर आप यहां से फर्स्ट टर्म देख रहे हैं तो आपको 12 दिख रहा है अब। लेकिन बच्चों अब एक बात और मजेदार यह है कि जब आप यहां से आ रहे थे तो डी क्या था, 2 बढ़ रहे थे, अब 2 बच्चों घट रहे हैं, यानी कि अब डी क्या बन चुका है आपका माइनस का डी हो चुका है बच्चों। यानी कि लास्ट टर्म ए की जगह पे, ए की जगह बच्चों किसने ले ली, ए की जगह ले ली इसने, और डी की जगह बच्चों किसने ले ली, माइनस डी ने ले ली। अब आओ जरा फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला तो भाई यही होता है ना nth टर्म का। अब हम n से जा रहे हैं तो देखो अब यहां से फर्स्ट टर्म बच्चों क्या दिख रही है, मुझे l दिख रही है, प्लस में n माइनस 1 इंटू में, अब मुझे d की जगह पे क्या रखना पड़ेगा बच्चों, माइनस का d रखना पड़ेगा। तो यहां पर जरा देखिए कितना हो जाएगा l, ये माइनस का साइन चला जाएगा तो माइनस n माइनस 1 इंटू में d, ये देखिए यही फॉर्मूला उन्होंने लिख रखा है, l माइनस n माइनस 1 इंटू d, क्योंकि बच्चों a को रिप्लेस कर दिया l ने और d को रिप्लेस कर दिया माइनस के d ने। दोबारा से सुनो, a को रिप्लेस कर दिया l ने, क्योंकि स्टार्टिंग पहले यहां पर a था, अब क्योंकि आखिरी टर्म पहली दिख रही है तो मैं आखिरी टर्म यानी कि l को ही अपना a मानूंगा। और जब मैं स्टार्टिंग से जा रहा था तो मुझे d मिल रहा था, लेकिन जब मैं उल्टी तरफ से आऊंगा तो वही d मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा। जब मैं यहां से चल रहा था 2 जुड़ रहे थे, अब मैं यहां से आ रहा हूं तो 2 घट रहे हैं, तो इसी वजह से जो d था उसको मैंने माइनस डी रख दिया, और जो नॉर्मल फॉर्मूला होता था उसी फॉर्मूले में जाके वैल्यूज को पुट किया एंड आई विल गेट माय आंसर। क्लियर हो गई कहानी? क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ, देखते हैं जरा क्वेश्चंस को। अब देखिए बच्चों एक एक करके हम लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे और हम लोगों को हर एक तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पे उखाड़ के फेंकना है, हर एक तरीके के क्वेश्चंस को हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है जी। आइए जरा यहाँ पर बात करते हैं बच्चों हर एक सवाल के बारे में, हर एक चीज के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो कहते हैं कि आप लोगों को बच्चों जो d दे रखा है वो माइनस का 4 दे रखा है, n जो दे रखा है बच्चों वो 7 दे रखा है, और an जो दे रखा है बच्चों आप लोगों को वो 4 दे रखा है। तो आप a की वैल्यू निकाल दीजिए। मेरे लाल बाल लड्डू गोपाल, ये सवाल तो झोली में गिरा है भाई, आके झोली में गिरा है। मेरे साथ हर एक बच्चा सवाल को सॉल्व करता चले। भाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम सवाल सॉल्व? इधर देखो, इधर इधर, हाँ कर रहे हो ना सवाल सॉल्व? ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है। an क्या होता है बच्चों? an 4 दे रखा है, a अरे पता ही नहीं है भाई, 7 यहां पर दे रखा है, d कितना दे रखा है, माइनस का 4 दे रखा है बच्चों। तो यानी कि 4 इज इक्वल्स टू में a कितना आ जाएगा, 6 इंटू में माइनस का 4 हो गया बच्चों। यहां से बच्चों अगर आप देखें तो 4 इज इक्वल्स टू में a माइनस में 24 आ गया। 24 को बच्चों अगर यहां फेंक दूंगा तो 20 का 8 आ गया।
यहां पर a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 28 आ गई। कहानी जो है बच्चों खत्म हो गई। सर बस इतना सही सवाल था? जी बच्चों, सिर्फ इतना सही सवाल था और इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, दैट्स ऑल। क्लियर हो गई बच्चों यहां तक कहानी? अगला सवाल कह रहे हैं कि इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस, क्या जीरो जो है वो एक टर्म होगी इसमें? अच्छा, इसके लिए बच्चों एक कहानी और बताता हूं। ए एन, तो बच्चों ये जो एन है ना, ये हमेशा नॉन नेगेटिव, ध्यान रहे, नॉन नेगेटिव रहता है ये नंबर, नॉन जीरो रहता है ये नंबर, नॉन फ्रैक्शनल होता है ये नंबर। इन बातों को बच्चों ध्यान में रखें सारे के सारे बच्चे। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि माइनस की दूसरी टर्म, माइनस की तीसरी टर्म, माइनस की चौथी टर्म, ऐसी कोई टर्म नहीं होती बच्चों। ये बात आप जानते हैं। कहीं पर ही बोलेंगे तो भाई तू कौन सी टर्म पे खड़ा है, भाई मैं माइनस की तीसरी टर्म पे खड़ा हूं, भाई मैं माइनस की 10वीं टर्म पे खड़ा हूं, बैंक की लाइन में, मुझे बचा लो। सच में तुम्हें बचाना पड़ेगा अगर तुम -10 में खड़े हो, क्योंकि -10 कुछ होता ही नहीं रियल में, ठीक है। अच्छा, जीरो, भाई तुम कहां पे खड़े हो? अगर तुम सबसे आगे खड़े होते तो ये बोलते हो कि मैं सबसे आगे खड़ा हूं, यानी कि पहले नंबर पे खड़ा हूं, मैं 0 नंबर पे खड़ा हूं। अबे भाई काउंटर के अंदर ही घुस जाओगे क्या? समझ रहे हो मेरी बात को? काउंटर के अंदर थोड़ी ना घुस जाओगे। तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि तुम पहले नंबर पर खड़े हो, तो यानी कि 1 से शुरू होगी कहानी। फ्रैक्शनल, आधी टांग डाली हुई है मैंने, तो इसलिए मैं 2.5, मतलब 2 के बाद खड़ा तो मैं 2.5वें नंबर पे खड़ा हूं, क्योंकि मेरी आधी टांग है वहां पर। नहीं बच्चों, या तो आप दूसरी पे खड़े होगे या तो आप तीसरी पे खड़े होगे। क्लियर है कहानी? चलिए, तो इसका मतलब ना तो ऐसी कोई, ऐसा कोई नंबर आना चाहिए, ना ही ऐसा कोई, ना ही ऐसा कोई। क्लियर है बच्चों यहां तक कहानी? जी सर। अब यहां पर बात करते हैं जीरो आएगा नहीं आएगा। भाई फॉर्मूला क्या होता है एन का? एन का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। क्यों भाई लाला जी? अब वो बोल रहे हैं कोई टर्म तुम्हारी जीरो आ रही है, आओ जरा रख के देख लेते हैं। अगर आ रही होगी तो अभी एन की वैल्यू कोई ना कोई निकल के आएगी नंबर पे। तो ए कितना दे रखा है बच्चों? 31 दे रखा है। एन माइनस 1 डी कितना दे रखा है बच्चों? तो A2 माइनस A1 कर लो, कितना है बच्चों? 28 माइनस में 31, यानी कितना आ रहा है बच्चों? ये डी आएगा। आ कितना आ रहा है? -3, -3 आ गया यहाँ पर। तो 0 इज इक्वल्स टू में 31 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? -3 है, माइनस का 3n आ जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। तो 31 और 3 को जोड़ता हूं तो 34 आता है बच्चों, यानी कि 34 प्लस में माइनस में जो है 3n आ जाएगा। इसको यहाँ ले आया तो 3n इज इक्वल्स टू में 34 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 34 अपॉन में 3 हो जाएगी। इसे कटपट करूंगा तो बच्चों 11.33 समथिंग आएगा। और मैंने क्या बोला बच्चों? फ्रैक्शनल नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल नंबर नहीं होगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखें। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये ना तो नेगेटिव है ना ही जीरो है, फ्रैक्शन में भी नहीं दे रखा। भाई फ्रैक्शन में ही है ये अभी। या फिर मैं ये लिख देता हूं नॉन डेसिमल नंबर, एक और चीज यहां से निकल के आ जाती है, नॉन डेसिमल नंबर, ऐसा भी लिख देता हूं, बस सबको तसल्ली हो जाएगी। तो यहां पर मैंने बता दिया कि डेसिमल नंबर भी नहीं होना चाहिए यहां पर। तो ये एक डेसिमल नंबर बच्चों है, और इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जीरो इसमें कोई भी टर्म नहीं है बच्चों, कोई भी टर्म नहीं है जीरो। आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि इसमें आप हमें ना 12th टर्म बता दो, हम आपका पीछा छोड़ देंगे। मैंने कहा सच में? कह रहे हैं हाँ सच में छोड़ देंगे तुम्हारा पीछा। मैंने कहा ठीक है चलो, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड बोल रहे हैं वो, फ्रॉम द एंड बोल रहे हैं। फ्रॉम द एंड के लिए बच्चों क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को पता है कि जब कभी भी एंड से बात की जाती है तो ए को क्या बना दिया जाता है? एल बना दिया जाता है, यानी कि लास्ट टर्म ले ली जाती है। डी को बच्चों क्या बना दिया जाता है? माइनस का डी बना दिया जाता है, ऐसा ही कुछ बना दिया जाता है। इसके लिए बच्चों अभी थोड़ी देर पहले, नेक देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, कोई भी nth टर्म निकालनी है अगर फ्रॉम एंड निकालनी है तो आपको यहां पर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी सिंपल रख देना होता है। तो यहां पर बच्चों मैं ये बात जानता हूं, मुझे 12वीं टर्म निकालनी है तो आखिरी टर्म क्या है बच्चों मेरे पास? माइनस का 100 है, और माइनस में मुझे पता है 12वीं टर्म निकालनी है तो 12 माइनस 1 करूंगा। और डी बच्चों, डी तो आप यहीं से पता लगा लीजिए, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस का 2 आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर माइनस का 2 रख दिया तो माइनस का 100 आ गया। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 11, ठीक है, माइनस में 11 इंटू में माइनस का 2, तो माइनस का 100। माइनस माइनस बच्चों चिपक जाएंगे, कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 22 आ गया। 22 अगर बच्चों मैं जोड़ दूंगा तो माइनस का 78 आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? माइनस का 78 इज योर आंसर।
माइनस का 78 योर आंसर बच्चों, यहां पर आप लोग कह सकते हैं इस बात को, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है जी, तो आपकी आखिरी से जो 12वीं टर्म है बच्चों, वो ये आप लोगों को मिल रही होगी, जो भी 12वीं टर्म होगी आपकी, ठीक है ना, ये मिलेगी आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल एक और इंटरेस्टिंग सवाल और जवाब दे देने वाला सवाल, यानी कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, 2x x प्लस 10 है ये, ठीक है ना, x प्लस क्या है बच्चों, ये 10 दे रखा है, x प्लस 10। फिर इसके बाद बोलते हैं कि 3x प्लस में 2, ये किस में दे रखा है बच्चों, आप लोगों को एपी में दे रखा है। ये जब बच्चों ऐसा एपी में दे रखा होता है, मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर ए बी सी, अगर बच्चों ये एपी में दे रखा है तो बीच वाला, यानी कि बीच वाले का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, और साइड वाले को आप लोग जोड़ सकते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को यहां पर कही थी। जब मैंने ऐसा कहा बच्चों, तो यहां पर हुआ क्या, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 10 में यहां पर लिख सकता हूं, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 3x प्लस में 2 आ जाएगा, यानी कि यहां पर 2x प्लस में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, 5x प्लस में 2 हो जाएगा। इसको यहां से यहां ठसक दो, इसको यहां से यहां, तो 20 माइनस 2 हो जाएगा, और 5x माइनस में 2x हो जाएगा। यहाँ 18 आ गया बच्चों, यहाँ पर 3x आ गया, इसने इसे काट दिया, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो x की वैल्यू ही वो पूछ रहे थे, तो x की वैल्यू भी बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दी, निकाल दी। दोबारा समझा देता हूं कि ये 3 टर्म्स थी एपी में दे रखी थी, और जब 3 टर्म एपी में दे रखी होती है तो बीच वाले का 2 टाइम कर लो और साइड वालों का सम कर सकते थे। तो बीच में क्या दे रखा था बच्चों, x प्लस 10, तो इसका दुगना कर लिया, 2x और 3x प्लस 2 को यहां पर जोड़ दिया, और सिंपल एक इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से मेरी 6 आ गई। बस इतना सा काम किया मैंने। एक और बच्चों एग्जाम्पलर का सवाल है, ये एग्जाम्पलर से उठाया गया सवाल है हमारा ये, और ये कैसा सवाल है आप लोग जरूर से देखें, और बड़ा ही मस्त लगेगा आप लोगों को ये सवाल। जरा मैं यहां पर आपको बताता हूं। द सम ऑफ द 5th एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। सबसे पहले कभी भी आप लोग इसका सोल्यूशन करने के लिए निकलेंगे गली में, तो मैं आपको बता देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे गली में क्यों निकलेंगे, हम निकल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो फिफ्थ टर्म को बच्चों आप a5 लिखते हैं, और a5 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 4d लिख सकते हैं। अच्छा, a7 को आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, a प्लस में बच्चों 6d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका सम बच्चों कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। जी सर 52 आ रहा है, तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि a5 प्लस में a7 जो है बच्चों कितना है, 52 है। तो a5 कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस में 4d हो जाएगा, प्लस में a7 कितना हो जाएगा, a प्लस में 6d हो जाएगा, इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ रहा है, 52। यानी कि सर आप इसको 2a प्लस में इसको 10d इज इक्वल्स टू में 52 बोल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। तो सर इसे आप 2 से हल्का कर सकते हैं। 2 से हल्का बच्चों कैसे, यहां पर बच्चों सर मैं ऐसे कर सकता हूं क्या इसको, मैंने कहा बिल्कुल कर लीजिए। इसने इसे लटका दिया, तो यहां पर a प्लस में 5d इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ रहा है आपके पास, 26 आ रहा है। क्या ये बात में कोई दुख है आपको, नहीं सर जी कोई दुख नहीं है, लीजिए बच्चों। तो यानी कि यहां तक की कहानी तो आप लोगों को अभी क्लियर है बच्चों, बिल्कुल सर क्लियर है। यानी कि a प्लस 5d इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 26। फिर कहते हैं कि 10th टर्म इज 46। 10th टर्म बच्चों कितनी हो जाएगी, a प्लस में 9d, कितनी दे रखी है बच्चों, 46 दे रखी है। देखिए बच्चों ये एक अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये भी एक इक्वेशन बन गई है, इसको आप पहली इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप बच्चों दूसरी इक्वेशन मान लीजिए। अब अगर हम लोग यहां पर इसको रख दें, यानी कि a प्लस में 9d इज इक्वल्स टू में 46, और देखिए a प्लस में 5d इज इक्वल्स टू में कितना लिख सकते हैं हम लोग, 26। अगर बच्चों हम इसे माइनस कर दें, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसने इसे बच्चों पूरी तरीके से लपेट लिया। 9 में से 5 गए बच्चों तो कितना बच गया, 4d, और 46 में से बच्चों 26 गए तो बचा कितना, 20। इसने इसे कैंसिल आउट कर दिया तो 5 आ गया, तो d की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, यहां पर 5 आ जाएगी। अब अगर बच्चों मैं a की बात करूं यहां पर, तो a प्लस में 5d, तो यानी 5 और d कितना हो जाएगा बच्चों, 5, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, 26। तो ये कितना हो गया, 25। तो a इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 26 माइनस 25, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। यानी कि a की वैल्यू आप लोगों को यहां पर सिंपल मिल गई 1, और d की वैल्यू मिल गई 5। तो अब क्या कुछ रह गया, पूछा क्या है उन्होंने आपसे, फाइंड द एपी। मैंने कहा बता दूंगा भाई, अब तो भाई पहली टर्म मिल गई। किसी भी टर्म में एपी में अगली टर्म पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, डी जोड़ना पड़ता है। डी कितना है, 5, 1 में 5 जोड़ा तो बच्चों 1 में 5 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 6, फिर 5 जोड़ा 11, फिर 5 जोड़ा 16, 5 जोड़ा 21, 26, 31, 36, 41,
46। 46 क्या था बच्चों? 10वीं टर्म थी, जरा देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे देखो भाई 10वीं टर्म तो 46 ही आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे थे हम लोग। अच्छा उसने 5वीं और 7वीं टर्म का सम जो बोला था वो 42 और 52 भी बोला था। तो बच्चों 5वीं टर्म ये रही, 7वीं टर्म बच्चों ये रही, तो 21 को और 31 को जोड़ोगे तो 52 ही आ रहा है। यानी कि यहां से बच्चों हम लोगों ने हमारे सवाल को वेरीफाई भी कर लिया दोनों तरीके से। क्लियर हो गई बच्चों कहानी? तो देखिए इस तरीके से इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग किस तरीके से निपट नंगा करते हुए चल रहे हैं। जहां कहीं पर भी आंख उठा करके देख रहा है देयर रैपट, फिर देखा फिर देयर रैपट, इस तरीके से ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। चलिए बच्चों और सवाल देखते हैं। कहते हैं एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। मतलब कि टोटल जो है यानी कि एन टोटल नंबर ऑफ, यहां पर आप लोग कह सकते हैं, यहां पर बच्चों आप लोग क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को कितना दे रखा है यहाँ पर 50 दे रखा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड टर्म यानी कि A3 वो कितना होता है बच्चों, A प्लस में 2D होता है, कितना दे रखा है वो 12 दे रखा है इन लोगों ने। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहते हैं द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, 50वीं टर्म ही हो जाएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो दे रखी हैं आप लोगों को वही 50 है। तो जो 50 टोटल 50 टर्म्स में से अगर मैं बोलूं आखिरी टर्म की बात कर रहा हूं तो आखिरी टर्म भी क्या हो जाएगी बच्चों 50 ही हो जाएगी। 50वीं टर्म को आप A प्लस में 49D लिख सकते हैं। वो दे कितनी रखी है बच्चों 106 दे रखी है आप लोगों को। यानी कि बच्चों ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। फिर वो 29th टर्म पूछ रहे हैं मेरे से, मैं 29वीं टर्म बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग मेरी एक बात को समझे कि A प्लस में 49D इज इक्वल्स टू में 106 है और A प्लस में 2D इज इक्वल्स टू में 12 दे रखा है, माइनस माइनस माइनस, ये इससे तो ये लपेटा गया। 49 में से 2 गए तो बच्चों कितना बचेगा 47D, और 106 में से अगर बच्चों 12 चले गए तो आपके पास बचेगा 94। इसने इसे कैंसिल आउट किया, 2 आ गया। तो बच्चों D की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, यहाँ पर 2 मिल गई। अब यहां जरा आना, तो A प्लस में 2, D की जगह पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चों 2 इक्वल्स टू में कितना है बच्चों 12, तो 2 दूनी 4 हो गया, इधर 4 चला जाएगा तो A की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 8 आ जाएगी। A की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आप लोगों के पास 8 आ गई। तो ये बात यहां पर कंफर्म हो गई आप लोगों को कि A की वैल्यू तो आपको कंफर्म पता चल चुकी है यहाँ पर। ठीक है, A पता चल गया, D पता चल गया। उन्होंने पूछा क्या 29वीं टर्म, तो बच्चों देखो 29वीं टर्म क्या होती है, A प्लस में 28D आएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है। A की जगह पर तो हम बच्चों 8 ही लिख सकते हैं, यहाँ पर 28 लिखा हुआ है। D की जगह पे आप कितना लिख सकते हैं 2, तो 8, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 56 यहाँ आ गया। 56 में 8 जोड़ा बच्चों तो कितना आ जाएगा 64। यानी कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों का निकल आया कि यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों 64। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी आपको नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये प्रीवियस सैंपल पेपर्स में भी बोला गया है और CBSE के द्वारा जो दिए जाते हैं, और NCERT बुक का भी सवाल है। काफी अच्छा सवाल है, टेक्निकल सवाल, मतलब फॉर्मूले को यूज करने वाला सवाल है। ठीक है ना। आइए बच्चों कुछ सवालों को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। कुछ सवाल हमें यहां पर दे रखे हैं MCQ, क्योंकि पेपर किसी भी तरीके का आ सकता है, MCQ भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। हम लोग आप लोगों को दोनों तरीके से प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम लोगों को कभी ऐसा दे रखा है कि A की वैल्यू ये दे रखी है, ये ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है, तो A की वैल्यू बता दीजिए। मुझे लगता है कि ये वाला सवाल हम लोग कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, हालांकि मैं फिर भी करवा देता हूँ कि यहाँ पर D की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, n कितना दे रखा है हमें 7 दे रखा है, an कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है। तो A प्लस में n-1 इंटू में D इज इक्वल्स टू में an होता है। A की वैल्यू ही निकालनी है। n कितना है बच्चों 7-1 हो जाएगा। D कितना है बच्चों यहाँ पर -4 है। ये कितना है बच्चों 4 है, तो ये कितना आता, ये 6 हो जाता, ये -4, 6 की मल्टीप्लाई -4 में -24, -24 वहां गया तो बच्चों कितना हो जाएगा +24, और 4 पहले से ही दहेज में दे रखा है तो 28 आ गया। यानी कि 28 इसका आंसर था। मुझे लगता है कि इसी वीडियो में हम लोग थोड़ी देर पहले इस तरीके का सवाल कर चुके हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। nth टर्म की बात करें बच्चों तो यहां पर जरा देखिए A आ रहा है, फिर 3A आ रहा है, 5A आ रहा है। अगर मैं D की बात करूं तो 3A माइनस, यानी कि दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म अगर कर दूंगा तो यहाँ पर 2A आ जाएगा। यानी कि A तो मुझे दिख रहा है कि A ही है। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों 2A दे रखा है, यानी 2 चीजें मिल गई।
उन्होंने मेरे से nth टर्म पूछी है, तो बच्चों nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस वन इंटू में d होता है, a की जगह पे a ही रहेगा, n माइनस वन, d बच्चों कितना आ रहा है 2a आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 2a आ रहा है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों, तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस में कितना आ जाएगा 2an माइनस में 2a, तो a में से बच्चों अगर 2a गया तो कितना बचेगा 2an, 1 माइनस 2 कितना का हो जाएगा माइनस का a, तो बच्चों a कॉमन निकाल लीजिए 2n माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2n माइनस 1, यानी कि b जो है बच्चों इसका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा पार्ट बच्चों क्या कहता है, फर्स्ट टर्म जो है वो p दे रखी है, ठीक है जी। अच्छा कॉमन डिफरेंस d दे रखा है, तो 10th टर्म बताओ बच्चों। अरे भाई 10th टर्म होती कितनी है, a प्लस में 9d तो होती है, a आपको पता है इसमें p है, 9 ये दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपको q पता है, तो p प्लस में 9 टाइम्स ऑफ q हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली हो जाएगा ये तो, ठीक है ना, p प्लस में 9 टाइम्स ऑफ q, यानी कि c इसका बच्चों पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो रहा होगा। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं और वीर की बात कर लेते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, तो यानी कि हम लोगों को यहाँ पर एक और पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात करनी है, इसके बाद फिर हम लोग सम वाले पोर्शन पर भी पहुंच जाएंगे। भाई वीर एक बंदा है जो कि 200, यहाँ पर ये 200 है, 200 मीटर के लिए दौड़ता है भाई, ठीक है ना, उसकी मेहनत को ऐसे पानी में ना डालेंगे टाइपिंग वाले हमारे, ठीक है ना, तो ऐसा ऐसी कुछ कहानी है उनकी। वो 200 मीटर दौड़ते हैं, पहले दिन उन्होंने 51 सेकंड में दौड़े, फिर अब जितने भी दिन वो दौड़ रहे हैं 2-2 सेकंड कम कर रहे हैं, यानी कि अगर वो आज दौड़े यानी कि पहले दिन तो वो 51 सेकंड में दौड़े, और अगले दिन जब वो दौड़ेंगे तो वो 49 सेकंड में दौड़ेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ड्यूरिंग ईच डे प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकंड लेस, तो ही वांट्स टू डू इन 31 सेकंड, वो इसी चीज को कितनी देर में करना चाहता है 31 सेकंड में करना चाहता है 200 मीटर की रेस को वो, तो अगर वो ऐसे कितने दिनों में कर पाएगा वो, ऐसा भी कुछ पूछा जाएगा। मैं एक बात बोलता हूं, जनरल बात बोलता हूं मैं यहाँ पर, एक जनरल बात क्या है, जनरल बात यह है कि लड़के का नाम है वीर, वीर पहले दिन करता है 51 सेकंड में, तो अब हर दिन 2-2 सेकंड कम कर रहा है, तो 49 यहाँ हो जाएंगे, फिर 47 हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, 43 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, 37 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो 31 सेकंड तक तो वो पहुंच सकता है, यही उसका टारगेट है वैसे। तो अब अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस के नाम पर यहां पर भी 2 मिल रहा है, 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 हर जगह 2-2 से आगे बढ़ रहे हैं, 2-2 कम हो रहे हैं सेकंड, ठीक है। तो अगर इसमें ए की बात की जाए तो वो तो 51 है बच्चों, डी की बात की जाए तो वो माइनस का 2 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, A2 माइनस A1 करिए 49 माइनस 51 करिए, आपको कितना मिल रहा है माइनस का 2, तो ए भी पता है बच्चों हमें, डी भी पता है हमें अब अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या पूछते हैं वो हमसे, पहला सवाल वो हमसे पूछते हैं कि कौन सी एपी बनेगी, तो जाहिर सी बात है बच्चों 51, 49, 47, 45, 43, 51, 39, 33, 35, 33, 31, ये हमारे पास बच्चों जो एक एपी बन रही है वो है। बाकी ये सब इन्होंने दे रखी है नेगेटिव में, ये बनेगी नहीं, टाइम नेगेटिव में नहीं आएगा, ये टाइम बढ़ रहा है तो ये वैसे भी गलत हो गया, ये भी बच्चों टाइम बढ़ रहा है, ये भी गलत हो गया। क्लियर हो गई कहानी। अगला सवाल, अगले सवाल में कहते हैं कि मिनिमम डेज बताइए कि वो अपना टारगेट अचीव कर पाएगा। टारगेट क्या है उसका, पहुंचना है उसे 31 पर, यानी कि जिस टर्म पर पहुंचना है वहां पर 31 लिखा होना चाहिए, यानी कि एक तरफ से आप लोगों को ए एन की वैल्यू दे दी उन्होंने कि कौन सी टर्म तक वो पहुंचेगा, वो वैल्यू बताओ। इसको कैसे बताओगे बच्चों वो वैल्यू, अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ए एन का फॉर्मूला तो पता है, अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया, इतनी देर से पढ़ रहे हैं अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि ए एन जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो अब कैसे करोगे इसको, ये पता है आपको 31 है, ए कितना होता है बच्चों, जहां से शुरुआत की थी 51 हो गया यहां पर, प्लस में एन माइनस 1 इंटू में कितना आ जाएगा डी, डी कितना है बच्चों माइनस का 2 है यहां पर। क्लियर हो रही है कहानी। अब जरा देखिए यहां आ गया 31 इक्वल्स टू में यहां आ गया 51, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2n हो गया, माइनस का 2 इसमें होगा तो प्लस का 2 यहां पर आ गया बच्चों। तो 51 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 53 हो गया, तो 2n को बच्चों में यहां ले आया, यहां पर 53 हो गया, 31 बच्चों वहां चला जाएगा, ये चीज हो गई, कितना आ जाएगा बच्चों 22 आ गया,
2n, इसने इसे कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे 11 आ गया, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ पर 11 आ गई n की वैल्यू। यानी कि n पता चल गया आप लोगों को, क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? n की वैल्यू में क्या कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत। n की वैल्यू सर पता चल गई, यानी कि दिन पता चल गया, यानी कि 11 इसका आंसर आ जाएगा। 11 दिन में जब वो डेली दौड़ेगा, डेली 2-2 सेकंड कम करेगा, तो इसका मतलब 11वें दिन वो 31 सेकंड में 200 मीटर की रेस को कंप्लीट कर रहा होगा। आइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द टर्म ऑफ एपी। देखिए भाई, ये एक ऑड नंबर है भाई, अगर आप लोग ध्यान से देखें 51 से लेके 31 तक सारे के सारे ऑड नंबर्स इसमें रहे थे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि 51 और 31 से बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 31 से कम वाला कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो 31 से कम वाला कोई नंबर दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये वाला नंबर नहीं होना चाहिए। 41 इसके बीच में कहीं आएगा, 37 इसके बीच में कहीं आएगा, ऑड भी है, ये भी ऑड है। 39 भी आ सकता है क्योंकि ये भी ऑड भी है और इनके बीच में भी कहीं आ सकता है। तो सिर्फ 30 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 30? क्योंकि 30 पहली बात तो ये कि ये एक इवन नंबर है। दूसरी बात ये नॉट इन 51 to 31, इस रेंज में ये आ ही नहीं रहा, ठीक है जी। तो इसका मतलब एपी में है ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि nth टर्म आपको दे रखी है, इसका कॉमन डिफरेंस बता दीजिए बच्चों। भाई देखिए, कभी भी आप लोगों को an का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो हम लोगों ने आप लोगों को क्या बोल रखा है, 2a a2 माइनस में कितना होता है आपके पास, a1 होता है। ये बात हमने आपको बता रखी है। अगर आप लोग चाहें, वैसे तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, खैर इसको आइए निकाल ही देते हैं। a1 निकाल लेते हैं बच्चों इसमें से, तो 2 × में 1 प्लस में कितना आ जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 5 आ गया यहाँ पर। a2 अगर देखें तो 2 × में 2 प्लस में कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये 7 हो गया यहाँ पर। तो d कितना होता है बच्चों, a2 माइनस में a1 कितना हो जाएगा 7 - 5, यानी कि 2 आ गया आप लोगों के पास। तो 2 कहाँ दे रखा है बच्चों, a पे दे रखा है, कहानी खत्म हो गई। इसी तरीके से हम लोगों ने इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर डाला है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए बच्चों, इस तरीके का सवाल अभी थोड़ी देर पहले किया था, x की वैल्यू 6 ही आई थी हमारे पास। बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया ये कि a b c जो है वो एपी में दे रखा है। तो अब आप क्या करें यहाँ पर, भाई देखिए 2x + 10 करें, ठीक है, इक्वल्स टू में 2x प्लस में 3x + 2 कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस में 20 आ गया, यहाँ पर 5x प्लस में 2 आ गया, ये यहाँ आ गया तो 18 आ गया, ये वेरिएबल वहां गया तो 3x आ गया। कैंसिल आउट करके x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर 6 आ गई। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर दिया बच्चों। बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, बस वो क्या था, वो ऑब्जेक्टिव में नहीं था, वो सब्जेक्टिव में था। लेकिन बच्चों जैसा कि मैं कहता हूं हर बार कि सॉल्व उसको भी करना पड़ा, सॉल्व इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। एक और हमारे पास ऐसा सवाल है जो कि टर्म्स के ऊपर ही है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है। इससे पहले भी एक कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये भी एक कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन के हर एक एस्पेक्ट को हम लोग यहां पर देखेंगे, आइए जरा समझते हैं बच्चों। तो यहां पर वो क्या कहते हैं, इंडिया इज अ कॉम्पिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर। मैन पावर की लो कॉस्ट होने की वजह से यहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग जो बाहर के जो कंपनीज हैं वो यहां पर करवा पा रही हैं आसानी से। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हाई क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री increases uniformly by fixed number every year. It produced 16,000 sets in 6 months. देखो यार, जब वो अपने पहले साल में होगी तो उसने कुछ टीवीज बनाई होंगी, दूसरे साल में होगी फिर कुछ टीवीज बनाई होंगी, फिर कुछ टीवीज बनाई होंगी। तो 1 साल पहली टर्म, 2 साल दूसरी टर्म, 3 साल तीसरी टर्म, यानी कि उन्होंने आपसे ये बोल दिया कि उन्होंने अपने छठे साल में यानी कि अपनी छठी टर्म में उन्होंने ये चीज यहां पर प्रोड्यूस कर दी है। 9th टर्म में बच्चों को कितना बोल रहे हैं, यानी कि A9 कितना हो जाएगा बच्चों उनका 22,600 हो रहा है। और 16th टर्म में बच्चों 16,000 है। 16th टर्म में बच्चों कितना है, 16,000 है। अब मुझे इनमें से फायदा क्या होने वाला है बच्चों, क्योंकि ये एक एपी बना रहा है, और क्यों वो एपी क्यों बना रहा है यहीं से मुझे कैसे पता चल रहा है, मैं आपको बताता हूं ये बात। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, यानी कि जो बढ़ाव हो रहा है इस साल, अगर मान लीजिए इस साल कुछ पर्टिकुलर एक्स टाइप ऑफ एक्स टीवीज बने तो अगले साल जो बढ़ेंगे वो नंबर फिक्स है, फिर उससे अगले साल भी उतना ही नंबर होगा जितना पहले से दूसरे साल में हुआ है, उतना ही दूसरे से तीसरे साल में होगा। इनका यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब यही है बच्चों,
बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, एक फिक्स्ड नंबर ही एवरी ईयर हो रहा है, यानी कि बच्चों ये एक एपी बना रहे हैं। चलिए, जब हमको ये बात पता चली कि एक एपी बना रहे हैं तो हमने अपने हथियार उठाए और हम यहां पहुंच गए। आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो 6 टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, ए प्लस में 5d इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 16,000। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस में 9th टर्म का मतलब ए प्लस में 8d, ये कितना हो जाएगा बच्चों 22,600। माइनस कर दीजिए, ये तो ए उड़ जाएगा, तो माइनस का बच्चों कितना आ जाएगा 3d आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा आपके पास 22 में 16 गए तो यहाँ पर आ जाएगा 6,600 नेगेटिव का, माइनस से माइनस गया, 3 के टेबल से अगर आप इसे कट करोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 2200। यानी कि डी की वैल्यू आने का मतलब क्या है कि हर साल जो बढ़ोतरी हो रही है, टीवी जो हर साल बढ़ रहे हैं वो 2200 टीवीज बढ़ रहे हैं। ए की वैल्यू नहीं पता, यानी कि पहले साल में कितने टीवी बने थे इसके बारे में अभी भी नहीं पता है। आइए पता लगाते हैं इसके बारे में बच्चों। आपको पता है कि a प्लस में 5d किसके बराबर है, 16,000 के बराबर है बच्चों। तो a पता नहीं है, 5 इंटू में आप क्या करेंगे 2200 करेंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू में 16,000 करेंगे यहाँ पर। तो 2200 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस में 11,000 आ जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू में 16,000, यानी कि 16,000 में से 11,000 गए तो 5,000। यानी कि बच्चों आप लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने पहले साल में जो टीवी बनाए थे वो 5,000 थे, फिर अगले साल उन्होंने इसमें 2200 और जोड़ दिए। तो इसका मतलब देखो, पहले साल मैंने कितने टीवी बनाए बच्चों 5,000 टीवी बनाए, फिर अब 2200 हर साल बढ़ रहे हैं, तो 5,000 में 2200 बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7200, फिर 7200 में 2200 बढ़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 9400। इस तरीके से जो है वो 2200 बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि ये बच्चों क्या बन रही है, एक एपी बनती हुई हमको दिख रही है यहाँ पर। क्लियर हो गई कहानी? जी सर, बहुत बढ़िया से क्लियर है। आइए बच्चों, तो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, एवरीवन नोज दिस, 5,000 टीवी बने थे, अभी हम लोगों ने निकाली है ए की वैल्यू बच्चों, ठीक है ना, ए की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, ठीक है। 8th ईयर में बच्चों कितने हो जाएंगे, द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8 ईयर, 8वें साल में कितना होगा, तो 8th ईयर बच्चों क्या हो जाएगा, ए प्लस में 70 हो जाएगा, यानी कि ए कितना है बच्चों 5,000 हो गया, 7 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2200 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5,000 प्लस में अगर मैं 7 के मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं तो 0 0 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 15 हो गया यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 20,400। कितना हो रहा है बच्चों 20,400, कहीं दे रखा है, यहाँ आ रहा है। बस आपको इसके रंग को पकड़ लेना है। जैसे आपने ये समझ लिया कि किस तरीके का सवाल पूछ रहा है ये, और ये सवाल मैं करवाना इसलिए जरूरी है, कुछ सवाल इतने ज्यादा जरूरी है ये कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई ने खुद बोला है ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन वो देंगे, तो इसीलिए इस तरीके के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हम लोगों को यहां पर करने पड़ेंगे। आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। और बोल रहे हैं प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, शुरू के 3 साल की जो प्रोडक्शन है बच्चों वो कितनी रही होगी, यानी कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का जोड़ बता दीजिए। तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का बच्चों अगर आप जोड़ निकालते हैं तो एवरीवन नोज दैट कि पहले साल तो कितने हुए थे भाई 5,000 की हुई थी, दूसरे साल बच्चों कितनी हुई थी, इसमें 2200 और जोड़ दो 7200 हो गए, फिर तीसरे साल बच्चों कितना हुआ यहाँ पर 9400। तो मैं काम करता हूँ, अगर आप लोग वैसे तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सबको जोड़ ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी जोड़ने में मदद करता हूँ। आपके पास 6 आ जाएगा, 9 7 16 5 21, तो 21,600 लीजिए बच्चों। तो शुरू के जो 3 साल रहे होंगे उन तीनों के तीनों सालों को मिला करके अगर टोटल देखा जाए तो कितनी बनेंगी आप लोगों के पास टीवीज, 21,600 टीवी यहां पर बनी होंगी, 21,600 टीवीज जो है बच्चों यहां पर टोटल जो है वो बनी होंगी। क्लियर हो गई सर कहानी? अगली फिर बोल रहे हैं विच ऑफ द टर्म प्रोडक्शन जो रही होगी वो कितनी रही होगी, बोलेंगे इन विच ईयर, कौन से ईयर में प्रोडक्शन जो है वो इतनी रही होगी। भाई ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। अब वो बोल रहे हैं कि टर्म तुम्हें बता दी कि इतनी टीवी बनी है, स्टार्टिंग तुमको पता है, कॉमन डिफरेंस तुमको पता है, तुमको बस साल निकालना है, निकाल लो यार। देखो 29,200 ये हो गया, इक्वल्स टू में ए कितना है बच्चों 5,000 है, ये हमको पता है, एन माइनस 1 इंटू में बच्चों डी कितना था अपना 2200 था। आइए जरा यहाँ पर, तो 29,200 ये रहा, मैंने 29,200 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 5,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2200 एन और माइनस का 2200 आ गया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बच्चों, 5,000 में से अगर 2200 गए तो 2800 बचे, यानी कि 29,200 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2800, प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर
इस तरीके से 200n हो जाएगा। मैं यहां पर बच्चों क्या कर सकता हूं, इस चीज को मैं उधर भेज देता हूं। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन कर रहा हूं। 29,200 में से माइनस करूंगा 2800 को, इधर कितना बचा है बच्चों, इधर बचा है 2200n। अगर बच्चों आप इसे माइनस कर देते हैं 29,200 में इसको माइनस कर देते हैं बच्चों अगर 2800 को, तो 2000 अगर आप यहां से निकालेंगे 2700, 200 और 2600। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए यार, फालतू में अगर कोई गलती वलती हो गई आप लोगों से तो आप मेरे से पकड़ो, मुझे पकड़ोगे कि सर जी आपने जल्दबाजी में गलत करवा दिया। 0 0 12 में से 8 गए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है जी, और यहाँ पर कितना बचा आप लोगों के पास, 28, 28 में 2 गए तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 26,400 ये रहा और 2200n ये रहा। 2 0 से 2 0 गए, अब 22 के टेबल से डायरेक्ट कट कर दो तो 1 आ जाएगा यहाँ पर और 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो n ये आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 12 आ रही है, यानी कि 12th ईयर हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो गया बच्चों, 12th ईयर हो गया। दैट्स ऑल, क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा, फिर वो बोल रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर एंड 4th ईयर, यानी कि आपसे बस वो कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि A7 माइनस में A4 कर दो, यानी कि 7वीं टर्म माइनस 4थी टर्म कर दो। भाई 7वीं टर्म होती क्या है, A प्लस में 6D होता है, माइनस में 4थी टर्म A प्लस में 3D होता है। अगर आप बच्चों माइनस करते हैं तो A में से A प्लस 6D है, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस का माइनस का 3D, A से A गया, बचा कितना बच्चों 3D। 3 इंटू में कितना हो जाएगा, D कितना है 2200, कितना आ जाएगा बच्चों 6600। टोटल डिफरेंस आ गया 27, मतलब 7th ईयर और आपके 4th ईयर में जो डिफरेंस आ रहा है निकल के 6600 का आ रहा है, 6600 टीवी का। यानी कि यहां तक के हम लोगों ने अभी तक के सारे सवाल कर लिए। ये सारे सवाल बच्चों nth टर्म पर थे, टर्म पर थे, इस तरीके के जो बेसिक आपके फंडे, बेसिक क्या जितने भी तरीके के सवाल बन सकते थे हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। अब बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे आप लोगों से सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर। वहां किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, वहां पर भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इन हर एक तरीके के एस्पेक्ट को अब हम लोग वहां पर चल करके समझेंगे कि सम वाले पोर्शन पर। अभी तक हम लोगों ने टर्म्स को समझा था, ए डी और ए एन पर सवाल कर लिए, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सम के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा, और सम ऑफ n टर्म्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब सम ऑफ n टर्म्स के बारे में बात करने से पहले कुछ छोटा सा मोटा सा बेसिक आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर छोटा सा मोटा सा वो जो बेसिक है बच्चों, वो क्या है वो आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप बिल्कुल एकदम छोटी सी बात बताता हूँ आपको, चलो इधर आओ जरा, देखो तुम्हारे पास अगर लिखा है 1 2 3 4 5, ये एक एपी है। सारे बच्चे इस बात से जो है वो पूरी तरीके से मेरे साथ एग्री करेंगे कि हाँ सर जी ये तो एक एपी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो मैं आपसे बोलूंगा अगर बच्चों ये एक एपी है, मैं इसको उल्टा करके लिख दूं 5 4 3 2 1। अब एक बात सुनना बच्चों जरा मेरी, आप इन दोनों को जोड़ना जरा, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। आप इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है। आप इन दोनों को जोड़ो जरा बच्चों, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। आप इन दोनों को जोड़ो बच्चों जरा, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। आप इन दोनों को जोड़ो बच्चों जरा, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो कि मेरे पास, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं, पहली टर्म थी, दूसरी टर्म थी, तीसरी टर्म थी, चौथी टर्म थी, पांचवी टर्म थी मेरे पास। मैंने इनको उल्टा करके लिखा, मेरे पास पांचवी टर्म थी, फिर चौथी टर्म थी, तीसरी टर्म थी, दूसरी टर्म थी और पहली टर्म थी। यानी कि बच्चों पहली वाली और आखिरी वाली टर्म को जोड़ दूं तो जो नंबर आता है यहां पर, जो भी कुछ नंबर आता है वो क्या होता है A1 प्लस A5। जो भी नंबर आया, अभी मुझे नहीं पता है वो क्या नंबर आएगा क्योंकि ये टर्म भी नहीं पता है मुझे, लेकिन यहां जोड़ा था तो 6 आ रहा था। देखो बच्चों क्या वही नंबर नहीं आ रहा था? यानी कि शुरू से दूसरे नंबर पर अगर वो कोई इक्वेशन लिखी हो, शुरू से दूसरे नंबर पर हो, आखिरी से दूसरे नंबर पर, तो भी वही आएगा बच्चों, वही आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप शुरू से तीसरे नंबर और आखिरी से तीसरे नंबर को भी जोड़ लोगे बच्चों, तो भी बच्चों वही चीज आएगी। यानी कि शुरू से चौथे नंबर और आखिरी से शुरू से चौथे नंबर और आखिरी से जो है चौथे नंबर पर भी जोड़ लोगे तो भी बच्चों क्या, वही सेम नंबर आएगा। ये सब आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। यही बात मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाह रहा हूं, ये बात मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाहता हूं। कभी भी कोई भी सी भी एपी उठा लो बच्चों, पहली टर्म और आखिरी टर्म हमेशा जोड़ करके यही बनती है। अब यही चीज मैं आपको यहां पर सिखाना चाहता हूं, जरा देखो क्या होगा।
मान लीजिए आप सम निकाल रहे हैं किसी भी टर्म्स का, आपके पास a1 है, आपके पास a2 है, आपके पास a3 है, आपके पास ऐसे ही चलते चलते आप लोग चले गए कहां पर, an तक चले गए। ठीक है जी, मैंने इसी सम को उल्टा करके लिख दो यार, एक और s बन जाएगा। अब इसे उल्टा करके लिखोगे क्या हो जाएगा, an प्लस में an-1 हो जाएगा, यानी कि ये आखिरी टर्म है, आखिरी से एक छोटी टर्म हो जाएगी, फिर आखिरी से एक दूसरी टर्म हो जाएगी, फिर ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, a1 आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ रही है? अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एक इक्वेशन बन रही है, और बच्चों ये भी एक इक्वेशन बन रही है। मैं इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों क्या कर सकता हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे। ये ऐसे ऐसे तो कितना बन जाएगा बच्चों, 2s बन जाएगा, बनेगा। ये टोटल टर्म्स कितनी है बच्चों, सारे बच्चे एक बार बोलेंगे मुझसे टोटल टर्म्स, तो सर ये n टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहां पर बच्चों एक मेरी बहुत प्यारी सी बात को समझना बच्चों, अगर मैं a1 प्लस में an को जोड़ दूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, a1 प्लस में an को जोड़ दूं, क्या बच्चों वही आएगा, इन दोनों को भी जोड़ूंगा वही आएगा, इन दोनों को भी जोड़ूंगा वही आएगा, इन दोनों को भी जोड़ूंगा वही आएगा, वही आएगा, हर बार सेम आएगा। तो बच्चों ये एक हो गया, ये दो हो गया, ऐसे कितने बनेंगे बच्चों बताना जरा, कितनी टर्म्स है ये, कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तो ऐसे पेयर कितने बनेंगे बच्चों बताओ मुझे, कितने पेयर बनेंगे भाई, पेयर बनेंगे n। भाई यहां देखना कितनी टर्म थी, 5 टर्म थी, कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5, 5 पेयर बने कि नहीं बने, बने कि नहीं बने। अब यहीं पर देखो मजे की बात, बच्चों मुझे एक बात बताओ, यही जोड़ करके यहां पर आ रहा है, n बार यही सेम चीज आएगी। मुझे बताओ अगर आपको 2 को जोड़ना है n बार, 2 को n बार जोड़ना है तो आप क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे ना n से। अगर 2 को भाई 3 बार जोड़ना होता है, 2 + 2 + 2, तो आप क्या करते हो, 2 × 3 कर देते हो। 2 को जोड़ना है 5 बार, 2 + 2 + 2 + 2 + 4, 2 प्लस कर देते हो। तो 5 बार जोड़ना है, डायरेक्टली 2 × 5 कर देते हो। अब इसी चीज को कितनी बार जोड़ना है, n टाइम्स जोड़ना है, तो मैं डायरेक्टली बच्चों इसको क्या करूंगा, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जरा देखना इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2s = में n × में a1। बच्चों एक बात बताना, a1 को क्या लिख सकता हूं मैं, a1 क्या है बच्चों, मेरी पहली टर्म है, पहली टर्म को तो मैं डायरेक्टली a भी लिख सकता हूं, और ये मेरी आखिरी टर्म है बच्चों, मैं इसको an लिख देता हूं। ठीक है, और ये यहां पे चला जाए तो s = में क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस में an को बच्चों क्या बोल सकते हो, l बोल सकते हो। l क्या होता है बच्चों हमारी, ये होती है बच्चों हमारी फर्स्ट टर्म, और ये क्या होती है बच्चों हमारी लास्ट टर्म। क्या होती है बच्चों, ये हमारी लास्ट टर्म होती है। क्या ये बात क्लियर है आपको? मुझे एक भी बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। अब सुनो एक और, लास्ट टर्म को बच्चों आप लोग क्या कह सकते हो, जरा ध्यान से सुनना, s = एक तो ये फॉर्मूला बन गया, लास्ट टर्म को आप लोग क्या कह सकते हो बच्चों, n/2। a तो पहले से ही दहेज में मिला हुआ है, लास्ट टर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस में n-1 × में d बोल सकते हैं। अब ये a और a बच्चों क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, n/2 कितना हो जाएगा, 2a प्लस में n-1 × में d, ये चीज हो जाएगी। देखिए एक ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करना चाहें वो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आया क्या हुआ यहां पर इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है, क्लियर हो गई कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा आगे की तरफ, और अब क्वेश्चंस की बात करते हैं कि किस तरीके के सवाल इसमें से निकल करके आएंगे हमारे पास। आइए कुछ चीजें हैं, देखिए यहाँ पर ये वाली चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दी है कि किस तरीके से ये चीज आई है, यहाँ पर ये वाली बातें जो है मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली समझा दी है। अगली बात करते हैं, ये वाली बात भी मैंने आप लोगों को समझा दी है यहाँ पर। लास्ट टर्म वाला ये चीज क्लियर हो चुकी है आपको। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब ये n, यहाँ पर बोल रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होता है, n+1/2 होता है, वो डायरेक्टली होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर ये डायरेक्टली फॉर्मूला इसका दे रखा है। इसके बाद अगर बच्चों आप में से कोई सी भी टर्म निकालना चाहता है, an टर्म निकालना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, sn माइनस में sn-1 कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग निकालना चाहते हैं तीसरी टर्म निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करें बच्चों, देखिए s क्या कर सकते हैं आप लोग, यहां पर आपको तीसरी टर्म निकालनी है। पहले तो मैं आपको बताता हूं sn का मतलब क्या होता है। sn का मतलब होता है शुरू की n टर्म्स का सम, ऐसा नहीं, जरा देखिएगा यहां पर 1 2 3, अगर आप यहां पर बोलते हैं कि मुझे यहां पर s3 निकालना है, तो इन तीनों का सम बताएगा वो।
लेकिन मान लीजिए अगर आपने S2 बोल दिया ना, तो इसका मतलब है वो शुरू की दो टर्म का सम बताएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले दो टर्म का सम बता देगा, वो शुरू की ही दो टर्म का सम बताएगा। S के साथ N जो भी लिखा होगा वो पहली टर्म से लेकर के जितनी भी टर्म आप बोलना चाह रहे होंगे वो पहली टर्म से शुरू करके बताएगा, बीच की टर्म्स का सम नहीं बताते फॉर्मूला जो होता है। ठीक है सर। अब यहां पर सर आप क्या कहना चाहते हो? देखो आपको तीसरी टर्म निकालनी है, तो आप बच्चों क्या करें, आप लोग S3 माइनस में S2 कर दें। क्यों करें ऐसा मैं बताता हूं। S3 का मतलब क्या है, पहली टर्म प्लस में दूसरी टर्म प्लस में तीसरी टर्म रही होगी, फिर माइनस में S2 का मतलब क्या है, A प्लस A1 और A2। अब देखो A1 A2 इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, डायरेक्टली बचेगा क्या, A3। ये फॉर्मूला होता है बच्चों कोई सी भी nth टर्म निकालने का, कि आप उसी में से मतलब कि Sn माइनस n माइनस में Sn माइनस 1 कर दें। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान में रखेंगे। कॉमन डिफरेंस की अगर आप लोग बात करेंगे तो आप फर्स्ट सम एंड टर्म निकालेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा, आप इसमें ज्यादा फंसिए मत, ज्यादा सोचिए मत इस सब चीजों के बारे में, जितना मैंने बताया बस उतना ध्यान में रखिए। आओ जरा तुम्हें मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, क्वेश्चन से धीरे धीरे चीजें और क्लियर होंगी तुम्हें। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, तो आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। यार एक बात बताओ मुझे, उसने बोला है कि S7 जो है वो आपको 49 दे रखा है बच्चों, और S17 जो है बच्चों आपको कितना दे रखा है, 289 दे रखा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ये इसका स्क्वायर दे रखा है, ये भी इसका स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, बट खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इन चीज़ों पर नहीं जा रहे हैं। आप बोलोगे सर ये तो आपको पता चल गया, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं भी पता चलेगा मैं तो भी निकालता हूँ इसका आंसर। जरा देखो किस तरीके से करेंगे। हमारे पास जो चीज़ें होती हैं किसी भी सम को निकालने के लिए, सम Sn की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। हमारे पास क्या होता है, n/2 होता है हमारे पास। यहाँ पर 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है। मुझे ये सम पता है, मुझे ये n भी पता है, मुझे a नहीं पता है बच्चों, मुझे d भी नहीं पता है। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, और जब मेरे पास दो इक्वेशंस होंगी तो फिर मैं बहुत इजीली a और d को कैलकुलेट यहाँ पर कर पाऊंगा। आइए जरा करते हैं इसको। Sn पता है मुझे 49 होता है, n पता है मुझे 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2a दे रखा है, प्लस में 7 - 1 करूंगा 6d आ जाएगा बच्चों। यहाँ से इससे इसे कैंसिल आउट करूंगा, 7 आ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा तो बच्चों 14 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2a प्लस में 6d। अगर बच्चों मैं 2 के टेबल से कट करूंगा इसे, तो 2 के टेबल से यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा, और यहाँ पर बच्चों 7 रह जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस में 3d इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, 7। ये मेरे पास मेरी पहली इक्वेशन हो जाएगी। वहीं पर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। S17 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 289, यानी कि Sn की जगह पे ये लिख सकता हूँ, फिर n/2 होगा, तो n/2 की जगह पे बच्चों मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पर, n/2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 17 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n-1, यानी कि 17 में से 1 जाएंगे तो 16d। d कितना है बच्चों यहाँ पर, d पता ही नहीं है अपन को, तो 17 से अगर इसे कट करेंगे तो यहाँ 17 आ जाएगा, ये 2 यहाँ गया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 2a प्लस में 16d आ जाएगा। 2 के टेबल से अगर हल्का करोगे तो यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यानी कि बच्चों a प्लस में 8d इज इक्वल्स टू में 17 आ जाएगा। ये बच्चों हो गई क्या आपके पास, आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो a और d वाली दो इक्वेशंस आपको मिल चुकी हैं। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे पंगा, यारो मैंने पंगा ले लिया, a प्लस ad इज इक्वल्स टू में 17 और a प्लस में 3d हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। आप सोच रहे हो सर आपको हंसी क्यों आ रही है, तो a में से a पहले से माइनस हो गया, तो 8 में से 3 गया तो 5d आ गया। कुछ बात याद आ गई यार मुझे यहाँ पर 2, तो d इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना हो जाएगा, 2। अच्छा मुझे हंसी क्यों आई मैं आपको बताता हूँ। अब एक काम करना, आप YouTube पर या फिर कहीं पर भी अल्ताफ राजा, पता नहीं आप में से किसी ने सुन रखा हो या नाम नहीं सुन रखा होगा, अल्ताफ राजा का नाम मैं बता देता हूँ। और ना उनका एक गाना है, यारो मैंने पंगा ले लिया, तो तुम लोग जाना एक बार देखना, बड़ी कमाल की स्टोरी उसमें दिखाई गई है। और मुझे गाना तो चलो खैर बहुत ही पुराना है, मतलब 90s का गाना है वो, लेकिन उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जिस तरीके से दिखाई गई हैं, तो वो मतलब काफ़ी मुझे काफ़ी मज़ा आया उस गाने को देखकर, जब मैंने पहली बार देखा था वो गाना। तो डी की वैल्यू पता चल गई अपन लोगों को। अब ए की वैल्यू पता करनी है, तो ए प्लस में 3 इंटू में डी कितना है बच्चों, 2 है, इक्वल्स टू में 7 आ रहा है। तो ए की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 6 वहाँ चला जाएगा। तो अब मुझे ए पी बतानी थी, वो फाइंड ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स का सम पता करना है। तो भाई एस एन पता ही नहीं है मुझे, n/2 2a
ए कितना है 1 है, प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना है बच्चों यहाँ पर 2 दे रखा है डी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n बाय 2, 2 यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 2n, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूंगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इंटू में कितना आ रहा है n प्लस 1 आ रहा है। ये कुछ बच्चों इस तरीके की कहानी यहाँ पर निकल करके आ रही है, यानी कि n इंटू में n प्लस 1 आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है क्या बच्चों यहाँ पर सम निकल करके आ रहा है, ठीक है जी। सो यहाँ पर 2n नहीं बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों को, तो n बाय 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस में ये जब 2 अंदर मल्टीप्लाई में हुआ तो 2n माइनस 2 हो गया ना, 2 की मल्टीप्लाई 2 n के साथ भी हुई है, माइनस 2 भी हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, फिर इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया, तो n स्क्वायर हो गया बच्चों, इसका आंसर कितना आ गया n स्क्वायर। एंड सम भी हम लोगों ने निकाल लिया इसका कि सम कितना होता है n का स्क्वायर आता है बच्चों इसका सम, ठीक है जी, क्लियर है बात। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कहता है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP इज 3n स्क्वायर प्लस में 6n, वो बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उन्होंने ये बता दिया हमें, तो अब nth टर्म हमसे पूछने हैं, कमाल की बात है यार, उन्होंने हमें Sn दे दिया बच्चों, गिवन है ये बात हमको कि 3n का स्क्वायर प्लस में 6n दे दिया उन्होंने हमें, और an पूछना चाहते हैं। भाई देखो an पूछने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि Sn माइनस में Sn माइनस 1 कर दो, यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। तो अगर आपसे an पूछा गया है तो Sn पहले लिख दो, तो 3n का स्क्वायर माइनस प्लस में 6n आ गया माइनस में, अब यहाँ पर क्या कर दो 3n माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि आप कितने टर्म्स का सम मांग रहे हैं n माइनस 1 का, तो आप n की जगह पे क्या लिखेंगे n माइनस 1 और प्लस में n माइनस 1 यहाँ पर लिख दिया आप लोगों ने, क्लियर है जी। चलिए जी, तो 3n का स्क्वायर प्लस में 6n आ गया माइनस, अब अंदर देखिए इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो 3n का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2n, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6n माइनस 6, ये चीज आ गई ओके। 3n का स्क्वायर प्लस में 6n, अब ये माइनस और 3 इस दोनों के दोनों, ये माइनस जब अंदर आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 3n का स्क्वायर, फिर ये माइनस 3 इसके साथ जाएगा तो माइनस का 3 आ गया, माइनस 3 इसके साथ जाएगा तो प्लस का 6n आ गया। अब 3 तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है माइनस के साथ, अब ये माइनस जाएगा इसके पास, तो ये माइनस का 6n हो जाएगा और ये प्लस का 6n हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इससे ये चीज कैंसिल आउट हो गई, इससे बच्चों ये वाली चीज कैंसिल आउट हो गई। आपके पास बच्चों बचा कितना, ये 6n था, कितना हो गया, ये 6n था बच्चों, और माइनस का 3 और प्लस का 6, तो प्लस का 3 आ गया बच्चों, यहाँ पर प्लस का 3 आ गया। आप लोगों के पास कितना रह गया यहाँ पर 6n प्लस 3, और 3 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पर 2n प्लस 1 रह गया। ये बच्चों आप लोगों के पास आ गई nth टर्म। अगर आप में से किसी को वेरिफिकेशन करना हो कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो, Sn का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कितना है, 3n का स्क्वायर प्लस में 6n, आप S2 निकाल लो, यानी कि शुरू की 2 टर्म का सम निकालो, वेरिफिकेशन बता रहा हूँ कैसे करनी है, ठीक है। या वेरिफिकेशन करने के लिए तो यार ये है ना कि घर पे अगर आधार कार्ड की वेरिफिकेशन करवानी है तो आपके घर पे कोई ना कोई आ जाएगा या फिर आपके घर तक पहुंचा जाएगा, तो क्यों ना इसको भी करके ही देख लिया जाए। तो अगर मैं S2 की बात करूंगा तो 2 का स्क्वायर यहाँ आ गया प्लस में 6 इंटू में 2 आ गया। अब तुम्हारे घर पे दरवाजा खटखटा रहा है, ये भी जब दरवाजा खटखटाने वाली प्रोसेस चल रही है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया, 4 दूनी कितना आ जाएगा बच्चों, 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 12 आ रहा है, तो 24 आना चाहिए यहाँ पर। आओ जरा देखते हैं, तो A1 निकालो, इसमें 1 रखूंगा तो 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। A2 निकाल लो बच्चों, तो A2 नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, A2 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 इंटू में 2 प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़ा तो 5, और 5 दिया 15। अब जरा देखना A1 प्लस में A2, यही क्या होता है बच्चों S2 होता है। कितना आ रहा है बच्चों 15 और 9 कितना आता है बच्चों 24 आ रहा है, यानी कि आप लोगों ने क्या कर लिया, वेरिफिकेशन कर लिया। अब आप उसके जो आधार कार्ड देने आए थे या फिर DL देने आए थे या फिर जो भी करने आए थे, अब आप उस पर ठप्पा लगा सकते हो, आप बोल सकते हो कि हाँ जी आप ही का घर है और हमने ये चीज को जो है वो वेरीफाई कर लिया है पूरी तरीके से, अब हम संतुष्ट हैं। क्लियर हो गई कहानी। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। ये वाला बच्चों सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, तो इस वीडियो में आप लोग लाइव चैट में नहीं, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे इस वाले क्वेश्चन का कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि जो S10 दिया गया है बच्चों वो दिया गया है आप लोगों को कितना माइनस का 50 दिया गया है। और मैं यहां पर बता दूं आप लोगों को, बोलेंगे द सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि
S20 माइनस S10 इज इक्वल्स टू में कितना दे रखा है, माइनस का 550, ये चीज दी गई है आपको। देखो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आ रहा है कि A11 A12 से लेकर के कितना हो जाएगा A20 तक। भाई तभी हो पाएगा ना जब आप S20 का मतलब क्या होता है, शुरू की 20 टर्म का सम, और माइनस कर दिया मैंने S10 यानी कि शुरू की 20 टर्म में से शुरू की 10 टर्म का सम अगर माइनस कर दूंगा तो 11 से लेके 20 तक टर्म का सम ये निकल आएगा, और शुरू की 10 टर्म के बाद वाली जो 10 टर्म है उन्हीं का सम तो ये बोल रहा है कितना है, 550 है। तो यहां से आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, कंडीशन ये लगाएंगे, और अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। वैसे तो देखो सॉल्व करने का एक और तरीका बता देता हूँ, S20 S10 आपको पता है माइनस का है, माइनस का 150 है, तो माइनस का 550 चल ही रहा है, इसको वहां भेज दोगे तो S20 बच्चों कितना निकल के आ गया, S20 निकल के आ गया, इसमें 150 जोड़ रहा हूं मैं, तो 150 जोड़ूंगा तो 400 आ जाएगा माइनस का, लो तो S20 और S10, अब इन दोनों की लड़ाई भिड़ाई है, कर लो A और D की वैल्यू निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन इसका कमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। S20 की बात कर रहे हैं वो हमसे, जब उन्होंने हमें टर्म्स दे रखी हैं तो S20 भी हम लोग निकाल लेंगे, हमें निकालने में कौन दिक्कत नहीं है लला। क्यों भाई लला, बात समझ आ रही है। कितनी टर्म का S20 पूछ रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू तो उन्होंने हमें 20 बता दी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि Sn क्या होता है बच्चों, n/2 और a प्लस में l होता है, यही चीज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। n की वैल्यू मुझे पता है, फर्स्ट टर्म में निकाल सकता हूँ, आखिरी टर्म भी मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आखिरी टर्म 20वीं है, तो मैं डायरेक्टली वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। आइए S20 निकालना है, तो 20/2 लिख दिया मैंने। अच्छा पहली टर्म देख लेते हैं, A1 निकालने के लिए क्या करूंगा, 3 माइनस में 4 इंटू में 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, S20 भी निकालना है, तो 20 निकालने के लिए क्या करूंगा, 3 माइनस में 4 इंटू में 20, तो ये 80 हो गया, 80 में बच्चों 3 जोड़ दूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 77 हो जाएगा ना, हाँ 77 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ए कितना है बच्चों यहाँ पर, माइनस का 1, और प्लस में आ जाएगा कितना, माइनस का 77, ठीक है जी। तो ये कैंसिल आउट किया तो 10 आ गया, तो 10 यहाँ पे हो गया, -77 और -7 कितना हो जाएगा, -78 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों ये, माइनस का 780, ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ गई। तो 780 जो है वो इसका सम आ रहा है, हम लोगों ने ये चीज़ भी निकाल के यहाँ पर दिखा दी। दैट्स ऑल बच्चों, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये सवाल कुछ हमें एमसीक्यू में भी दे रखे हैं बच्चों, एमसीक्यू में भी देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हमें 2 बता रखा है, और फर्स्ट टर्म हमें 1 बता रखी है। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछ रहे हैं हमसे, 26 टर्म्स पूछ रहे हैं, तो एस एन डायरेक्टली लग सकता है बच्चों इसमें। 26 टर्म का सम पूछ रहे हैं, तो एन की जगह पे 26 रख दिया, डिवाइड बाय 2। 2 इंटू में ए होता है, ए कितना है बच्चों 1 है, प्लस में 26 माइनस 1, डी कितना है बच्चों यहाँ पर 2 है। लीजिए डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए और आंसर पाइए। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 13, तो 13 यहाँ आ जाएगा 2, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 52 इंटू में 13 आ जाएगा बच्चों, 52 इंटू में 13 आ जाएगा। तो 52 इंटू में 13 कैसे कैलकुलेट करें, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, तो 52 का 2 और यहाँ पे आ गया 6, 7 और ये 6 आ गया, 676 है बच्चों। ये देखिए सी दे रखा है, 676 दे रखा है बच्चों। क्लियर हो गई कहानी। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों से वो कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सम का फॉर्मूला दे रखा है, यानी कि एस एन कितना दे रखा है आप लोगों को, 3n का स्क्वायर दे रखा है, और प्लस में 4n दे रखा है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर S1 निकाल लो। S1 का मतलब क्या होता है, पहली टर्म। भाई S1 लिखा हुआ है 1 टर्म का सम, 1 टर्म में सम क्या है, वो तो 1 ही टर्म है ना, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। तो 3 इंटू में बच्चों कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 4 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा कहानी। अब बच्चों मैं यहाँ पर S2 की बात करता हूँ। S2 का मतलब क्या है, A1 प्लस में A2 हो जाएगा, A1 प्लस में A2 हो जाएगा। तो बच्चों अब देखो 2 रखने पर आ कितना रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। 3, 2 का कितना आ जाएगा स्क्वायर, प्लस में 4 इंटू में 2 आ जाएगा। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 4 दूनी 12 कह रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यानी कि 20 आ रहा है। लेकिन बच्चों ये A1 प्लस में A2 है, मुझे क्या करना पड़ेगा, A2 निकालना है। तो A1 इसमें से माइनस करना पड़ेगा 20, A1 कितना है बच्चों 7 है, तो यानी कि A2 कितना आया बच्चों 13 आ गया। तो यानी कि A1 निकल के आ रहा है बच्चों 7, और A2 निकल के आ रहा है बच्चों कितना 13। तो और मुझे A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, किसके लिए, D के लिए। तो 13 में से 7 गए, 6 बचे, तो D की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है मेरे पास, 6 आ रही है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर निकाल के देखना है, ठीक है जी। मैं निकाल के देख लिया। भाई पहले मैंने S1 निकाला, S1 निकालने का मतलब क्या है कि पहली ही टर्म आ जाएगी हाथ में। S2 निकाला तो पहली और दूसरी टर्म आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए
नहीं, अभी और भी है। इफ द सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये तो निकल गया। ABC, लीजिए बच्चों एक और सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं कि ए इंटू बी प्लस में बी इंटू सी, अगर इसमें से b कॉमन निकाल दिया तो a प्लस सी आ जाएगा। इसकी वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। और ABC जो है बच्चों वो AP में। यार एक बात बताओ, ABC अगर AP में होता है तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि 2 टाइम्स ऑफ b को इक्वल टू रख सकते हैं किसके, a प्लस सी के। ठीक है, और जो मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों उसमें मुझे a प्लस सी दिख रहा है, तो b, तो a प्लस सी की जगह बच्चों क्या लिख सकता हूं, 2b लिख सकता हूं। और 2b की मल्टीप्लाई अगर b में करूंगा तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा। देखो उसके बगल में आंसर आ रहा है, c इसका आंसर आ गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है जी, एक और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, और ये आखिरी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है इस वीडियो का भी, और इस वीडियो का भी आखिरी सवाल है बच्चों। और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देखा है देन डेफिनेटली एपी विल बी योर बाएं हाथ की चुटकी, चुटकी कह सकते हैं, चुटकी कह लो चुटकी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है चुटकी कहने में भी। ठीक है ना, भीम की शक्ति धूम मचाए। योर ओल्डर ब्रदर, तुम्हारे जो बड़े भैया हैं, वांट टू बाय अ कार, उनको कार खरीदनी है, एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक। मेरे बड़े भैया भी जो हैं वो भी चाहते हैं, हालांकि कार है एक, लेकिन उन्हें फिर भी एक और कार खरीदनी है। कह रहे हैं कि ये वाली कार अब पुरानी हो चुकी है, नई कार ली जाए, वो ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे। मैंने कहा चलो ठीक है ले लो, लेकिन मैंने तो उनसे कहा पर्सनली कि तुम लोन मत लो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो इनके बड़े भैया हैं वो ले रहे हैं लोन, तो वो क्या कहते हैं कि ही रीपेज इज टोटल लोन ले रहे हैं 1,18,000 का बच्चों, 1,18,000 का टोटल लोन है। ठीक है जी, बाय पेइंग एवरी मंथ, हर महीने वो पैसे देंगे विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट जो जाएगी बच्चों वो 1,000 रुपए की जाएगी। यानी कि पहले मंथ में, यानी कि M1 कह देता हूं मैं, या फिर M1 क्यों कहना है, पहली टर्म ही बोलो ना, आप A1 कहो इसे, कि इनकी जो A1 जाएगी ना बच्चों, इनकी जो A1 जाएगी वो कितनी जाएगी बच्चों, 1,000 जाएगी। फिर कहते हैं कि ही इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। कैसे, एवरी मंथ 100 रुपीज, यानी कि अगले महीने बच्चों कितने जाएगी वो 1100 जाएगी। फिर उससे अगले महीने बच्चों कितनी जाएगी वो 1200 जाएगी वो। इससे अगले महीने कितनी जाएगी वो बच्चों 1300 जाएगी वो। इसका मतलब पहली टर्म तो बच्चों यही मिल गई मुझे। और बच्चों अगर मैं डी की बात करूं तो डी कितना होता है, A2 माइनस में A1 होता है, तो 1100 में से अगर 1000 जाते हैं तो बच्चों मुझे तो 100 रुपए नजर आते हैं। चलिए, फिर उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम फॉलोइंग क्वेश्चंस देखेंगे कि हमारे को फॉलोइंग क्वेश्चंस में देखा क्या रखा है। कहते हैं कि द अमाउंट पेड बाय हिम 30 इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 30 बार जब पे किया गया होगा तो 30 इंस्टॉलमेंट में उसने कितने पे कर दिए हैं पैसे। 30th इंस्टॉलमेंट में, मतलब 30वीं इंस्टॉलमेंट में वो क्या करेंगे। यार देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि ए की वैल्यू कितनी है 1000 है, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 है। अब वो आपसे 30वीं टर्म पूछना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं पूछना चाह रहे, यानी कि 30वीं इंस्टॉलमेंट पूछना चाह रहे हैं। बता देते हैं 30वीं इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, ए प्लस में n-1 इंटू डी, इसी में तो वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर आ जाएगा 1000 प्लस में यहाँ पर 30 माइनस 1, और डी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1000 ये आ गया, प्लस में 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3000 आ जाएगा, और माइनस में 100 आ जाएगा। ठीक है जी, हालांकि पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया डायरेक्टली इसको मैं 2900 लिख सकता था अगर यहाँ 29 कर देता तो। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर जी क्या कर दिया आपने, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मैं एक एक करके ज़्यादा सहूलियत से जब आप कराने की कोशिश कर रहे होते हैं ना तो इस तरीके की गलतियां होती हैं आपकी। बट खैर कोई बात नहीं, 3900 है, कहीं दे रखा है, दे रखा, पहले ऑप्शन में दे रखा। तो ए विल बी योर आंसर। द नेक्स्ट वन इज दिस, क्या कह रहे हैं कि द टोटल अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट, यानी कि सम पूछ लिया उन्होंने। यार अब एक बात बताओ, 30th इंस्टॉलमेंट यानी कि ए 30 तुमको पता चल चुका है 3900 है, ए तुमको पता है 1000 है, एन तुमको पता चल गया 30 है। अब तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना एस एन में, n/2 ए प्लस में एल लगा दो, क्योंकि लास्ट टर्म इसमें कौन सी है 30 रहेगी, ये तुमको पता है कितना है 3900 है, पहली टर्म तुमको पता है 1000 है ना, और टोटल टर्म्स कितनी है 30 अपॉन में 2 कर दोगे यहाँ पर, तो इससे ये गया तो 15 आ गया, तो 15 और इसमें 1000 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 4900 हो जाएगा। तो 49 और 15 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया कितना 9 पंजे 45 होता है, 4 यहाँ चला गया 24 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे 49 ही आ जाएगा, 5 13 हासिल लगा 1 कितना आ जाएगा 7, तो 7 इतना आ गया, डबल जीरो आप पहले से ही लगा दो।
तो कितना आ जाएगा बच्चों, 73,500 यानी कि 73,500। ये लो 73,500 यानी कि बी बच्चों जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौनो दिक्कत नहीं सर, कौनो दिक्कत नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं है। आइए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल पे टू आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट? 30वीं इंस्टॉलमेंट के बाद उसको कितने रुपए और पे करने हैं? एक बात बताओ, उसे टोटल लोन कितने का लिया था? टोटल लोन लिया था उसने 1,18,000 का। अभी वो पे कर चुका है बच्चों 73,500 रुपए। ठीक है, तो माइनस करनी है, बस इसमें माइनस करनी आती है। तो यहाँ पर एक 17 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 11 में 4 इतना आ जाएगा आप लोगों के पास। 11 में 4 गए तो 7 में 4 और 11 में 4 44, ये आ जाएगा 44,000, 44,500, 44,500 आप लोगों के यहाँ पर रह जाते हैं। तो देख लेते हैं 44,500 का कहीं ऑप्शन दे रखा है, ये रहा 44,500, सी इसका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना यार, जितना पे कर चुका है वो अभी तक का, देखो ना यार, इतना तो पे कर चुका है ना वो, तो 1,18,000 जो थे उसमें से माइनस तो करोगे ही ना 73,500 को, वही कर दिया बस हम लोगों ने। बोल रहे हैं कि इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, अगर मान लो कि सारी जो जितनी भी इंस्टॉलमेंट होनी है उसकी वो 40 है, तो आप ये बताओ कि टोटल अमाउंट में वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में वो कितना भरेगा? अगर उसकी टोटल इंस्टॉलमेंट मान लूं कि वो 40 है, यानी कि 40 बार में वो पूरा का पूरा वो कर देगा, यानी कि वो बोल रहा है कि n टाइम्स, यानी कि n महीने में वो पूरा का पूरा जो लोन है वो खत्म कर देगा, यानी सारे पैसे दे देगा n महीने में। यानी कि सम कितना निकलेगा उसका, यानी कि एस एन इज इक्वल्स टू में n/2 a प्लस में l, ये वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। यहाँ पर पहली टर्म आपको पता है, ठीक है, वो बोल रहा है पूरा पैसा दे देगा, 1,18,000 जो है वो पूरा पैसा दे देगा। यहाँ पर कितने महीने में? 40 महीने में दे देगा। n की वैल्यू आ गई 1,000 आपको पता है, तो आखिरी टर्म आपको पता करनी, कर लेंगे पता। इसमें से 1 गया तो यहाँ 20 आ गया, इसने 1 0 कैंसिल यहाँ पे कर दी। ठीक है, फिर 2 के टेबल से कट कर दोगे इसको तो कितना आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा यहाँ से, फिर 1 यहाँ चला जाएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पर 2 0 है, 5900 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया 5, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 5, फिर ये यहाँ पे गया तो 9 आ गया, फिर 2 0 और यहाँ पे रह गई आप लोगों के पास। ठीक है जी, 11,5900 यहाँ पे आ गया, इज इक्वल्स टू में कितना रह गया? 1,000 प्लस में एल, ये यहाँ गया बच्चों तो 4900 इज इक्वल्स टू में एल, यानी कि जो आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट रहेगी वो 4900 रुपए की रहेगी। तो मतलब कहने का मतलब क्या था कि टोटल पैसे दे देगा कितने महीने में? भाई अगर वो बोल रहा है कि उसकी टोटल इंस्टॉलमेंट ही 40 है, तो 40 इंस्टॉलमेंट में वो पूरा हिसाब किताब खत्म करने वाला है ना, इसका मतलब तो पूरे पैसे दे देगा, है ना। और कितने महीने? 40, तो एन की जगह पे 40 रख दिया। ए आपको पता है 1,000 है, एल आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, बात खत्म हो गई। ये काम कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर आखिरी इंस्टॉलमेंट निकालनी ही है बच्चों, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट निकालने का एक और भी तरीका है ना, कि मान लो ये 40th ही है, आखिरी 40th ही है, तो आपको कितनी हो जाएगी? ए प्लस में 40 माइनस 1 इंटू में डी। तो आपको पता है ए कितना है बच्चों? 1,000 है, प्लस में ये कितना हो जाएगा? 3900 हो जाएगा, और डी कितना है बच्चों? 100 है। तो देखो 1,000 प्लस में 3900 जोड़ दो, 4900 हो गई। तो या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों से ही जो है वो सेम आंसर आएगा। क्लियर हो गई कहानी? चलिए, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट तो बच्चों 1,000 ही थी, लास्ट कौन सी है? 4900 है, इससे से कैंसिल आउट कर दिया तो 10/49 आ रहा है बच्चों, यानी कि 20 का आंसर आ रहा है। क्लियर हो गई कहानी? पहली और आखिरी का करना था यहीं पर बच्चों। इसी के साथ हमारा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर था, इसका ये जो वन शॉट था बच्चों, यहां पर होता है एंड। और हम लोगों ने खत्म कर दिया है बच्चों एक और चैप्टर एपी, जिसके ऊपर से नीचे तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे के सारे इस वन शॉट में हम लोगों ने यहां पर कर दिए हैं खत्म। एंड आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूं आप लोगों के ऊपर प्रेशर है, एमसीक्यू तो मैंने ही करवा दिया, केस असर्शन, रीजन, केस बेस्ड स्टडी, सोर्स बेस्ड 2-3 मार्क्स, 5 मार्क, मैक, वर्ब, स्टेटमेंट, डायग्राम, पिक्चर बेस्ड, सभी में दिक्कतें हैं। और आप इनके क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस करना भी चाहते हैं जिनके चांसेस हो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं जानता हूं आप लोगों के पास एमसीक्यू 25% है और जो सब्जेक्टिव आंसर्स है वो 75% हैं। तो आप लोग मैथ्स के लिए ले सकते हैं कैल्विन का क्वेश्चन बैंक, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वालों के लिए, जब वो हिंदी मीडियम वाली वीडियो देख रहे होंगे उसमें दिख ही जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ करवाई जाएगी बच्चों वीडियो पीडीएफ के साथ, हर एक चीज़, और प्राइस बहुत ही नॉमिनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जा करके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं।
ठीक है ना। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना चाहते हो तीनों सब्जेक्ट के, तो वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएंगे। तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लेने जाओगे आप सभी लोग, देखोगे बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। और इस वक्त यूट्यूब पर आप किसी से भी जाकर के पूछ लेना, वो आपको यही बताएगा कि जी भाई पीवाईक्यू इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप लोगों को लग रहा होगा मैं नीचे क्यों देख रहा हूँ, नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बैटरी थोड़ी कम हो गई है, तो कहीं आवाज़ आनी बंद ना हो गई हो, इस वजह से नीचे देख रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मौका मत गवाइएगा बच्चों। जितना जल्दी पीवाईक्यू अगर सॉल्व करना चाहते हो पीवाईक्यू ले सकते हो, वरना बेस्ट सोल्यूशन तो क्वेश्चन बैंक है ही है। मिलता हूं बच्चों इसी के साथ अगले चैप्टर में आप सभी लोगों से। लव यू ऑल। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, और कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस भी अपलोड किए हैं, वो भी जाकर के चेक कर लीजिएगा, आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगी।